Chapter 21 Peak Master 4 Cut Fight अपनी पूरी विल पावर निचोड़ते हुए मैं तलवार लेकर कल्टीवेटर के पैर की तरफ झपटा। अब तक बिल्कुल रिलैक्स्ड रहने वाला कल्टीवेटर शॉक में आ गया। उसका चेहरा बिगड़ गया जब मेरी स्वॉर्ड गैंग उसकी डिफेंसिव स्पेल्स को चीर कर अंदर घुस गई। फिर शुक क्रैक क्रैक मेरी सारी इंटरनल एनर्जी से बनी स्वॉर्ड गैंग हवा में जलते हुई मोमबत्ती की तरह बुझ गई। मेरी एनर्जी काफ़ी नहीं थी। दशकों की इंटरनल एनर्जी झोंकने के बाद भी इनलाइटनमेंट के बिना मैं स्वॉर्ड गैंग को 1 सेकंड से ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाया। मेरी तलवार बस कल्टीवेटर के पैर को हल्का सा छू पाई, कपड़े फट गए और एक छोटा सा जख्म लग गया। स्वॉर्ड गैंग बुझते ही मेरी तलवार उसके डिफेंसिव स्पेल को और पेनिट्रेट नहीं कर सकी। इसी वक्त सारी इंटरनल एनर्जी एक साथ यूज़ करने का बैकलैश मुझे लगा। मुंह से खून बहने लगा, ताकत चली गई और मैं वहीं गिर पड़ा। कॉफ कॉफ हर खांसी के साथ खून छिड़क रहा था। लग रहा था जैसे मेरे अंदर के अंग मांस सब उलट पुलट हो रहे हों। तुम गंदे मॉर्टल! मेरे अटैक से भड़ककर कल्टीवेटर ने कई टैलिस्मन्स फेंक दिए। वो चमकती हुई डैगर्स में बदल गए और मेरी बाहों और टांगों में घुस गए। दर्द को झेलते हुए मैं अपनी तलवार पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कल्टीवेटर ने मेरे हाथ पर पैर रख दिया। तुम नीच गंदे मॉर्टल कीड़े! थुम्प 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 वो मेरे हाथ को रह रहकर कुचलने लगा और हम दोनों के चारों तरफ एक और ज्यादा पावरफुल डिफेंसिव बैरियर फैला दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की कोशिश? तुम जैसे लोग! मैं एक नोबल कल्टीवेटर क्लैन का वंशज हूँ। तुम जैसे नीच मॉर्टल्स मुझे छू भी नहीं सकते। कैसे हिम्मत हुई, कैसे? कुछ देर तक मेरा हाथ कुचलने के बाद उसने अपनी पाउच से और टैलिस्मन्स निकाले। मैं सोच रहा था तुमसे खेल खेल कर मकली क्लैन के ब्रांच फैमिली को मारूंगा, लेकिन अब मेरा मन बदल गया। मैं तुम सब मॉर्टल्स को कीड़ों की तरह कुचल दूंगा। टैलिस्मन्स आग में लपेट गए, फायरबॉल्स बन गए और गार्ड्स की तरफ उड़ने लगे। ध्यान से देखना कीड़े, मैं तुम्हारे सब साथियों को तुम्हारी आंखों के सामने मरते हुए दिखाऊंगा, फिर तुम्हें चबा जाऊंगा। तुम मॉर्टल्स जितना भी स्ट्रगल कर लो, कल्टीवेटर्स के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। कॉफ कॉफ और ज्यादा खून निकल आया। सारी इंटरनल एनर्जी एक साथ खर्च करने से मेरे इंटरनल ऑर्गन्स हिल चुके थे। नज़र धुंधली हो रही थी, लेकिन मेरी सुनने की ताकत अभी काफ़ी थी। कीड़ा, बेमीनिंगलेस। हाँ, मैंने सोचा, मैं बस एक कीड़ा हूँ, असली टैलेंट्स के सामने, कल्टीवेटर्स के सामने। पर मैंने स्ट्रगल किया। अपने कुचले हुए हाथ से मैंने कल्टीवेटर के टखने को पकड़ लिया। मैं कीड़ा हो सकता हूँ, लेकिन कीड़े की स्ट्रगल भी बेकार नहीं होती। तुम गंदी चीज, मुझे छोड़ दो! कल्टीवेटर के हाथ में फिर से आग भड़क उठी। वो मुझे तुरंत जला देती, लेकिन अब वक्त आ गया। आग का गोला अचानक बुझ गया। क्या? ये क्यों नहीं? कल्टीवेटर की आंखों, नाक और मुंह से खून बहने लगा। पॉइजन काम कर गया। मैं घबराए हुए कल्टीवेटर को देखकर मुस्कुराया, उसके टखने को और जोर से पकड़ा और खींच लिया। वो जमीन पर गिर गया। एंटीडोट! वो अपनी पाउच की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। थुड! मैंने पाउच दूर गिरा दी। गुरगुल! वो स्पेल बोलने की कोशिश कर रहा था, मुंह से खूनी झाग निकल रहे थे, लेकिन मैं उसे मौका देने वाला नहीं था। मैं उसके ऊपर चढ़ गया और अपना कुचला हुआ हाथ उसके मुंह में घुसा दिया ताकि वो चैंट न कर सके। देखा, तुम्हारी मौत भी उतनी ही बेमीनिंगलेस होगी जितना तुम दूसरों को समझते थे। कुछ देर तक स्ट्रगल करने के बाद कल्टीवेटर मर गया। उसकी लाश उन कीड़ों से ज्यादा अलग नहीं थी जिन्हें वो जिंदगी भर नीचा समझता था। मौत में सब बराबर होते हैं। डिफेंसिव बैरियर टूट गया। लीडर और बाकी गार्ड्स जो बाहर से सब देख रहे थे, तुरंत मेरे पास आए। कल्टीवेटर का बनाया हुआ काला बैरियर गायब हो गया और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने कमरे में था। लीडर पास में बैठा पाइप पी रहा था। तुम होश में आ गए? हाँ, लेकिन पेशेंट के पास टोबैको पीना ठीक है। क्या बोल रहे हो? टोबैको एक सेहतमंद जड़ी बूटी है। ये मिडीवल जमाना, मैंने सोचा।
उस कल्टीवेटर का क्या हुआ? तुमने ही उसे मारा, डेप्यूटी लीडर सॉ इन हुन। वो मर चुका है। मैंने हिज मैजेस्टी को रिपोर्ट कर दिया है कि तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर कल्टीवेटर को मारा। चिंता मत करो। लगता है आज का मिशन भी पूरा हो गया। मैंने अपने शरीर को चेक किया। दाहिना हाथ अभी भी सुन्न था, वाइटल चैनल्स को नुकसान हुआ था, लेकिन हालत स्टेबल थी। डैगर्स के जख्म भर चुके थे। एम्परर ने इंपीरियल फिजिशियन भेजा था। उनकी कृपा के लिए शुक्रगुजार रहो। फिजिशियन ने कमाल का काम किया। काश मैं उनकी मेडिकल स्किल्स सीख पाता। मैं इंटरनल एनर्जी सर्कुलेट करने लगा। बिस्तर पर लेटे हुए शरीर हल्का सा रिफ्रेश लग रहा था। तुम्हारे दाहिने हाथ के बारे में? लीडर थोड़ा हिचकिचाया। फिजिशियन कहता है हाथ शायद काम करे, लेकिन पहले जैसा नहीं। अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए ज्यादा जोर मत लगाना। ऑनेस्टली मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये ठीक रहेगा। काम आ जाना ही बहुत बड़ी बात है। अच्छा है, तुम पॉजिटिव हो। और हाँ, हिज मैजेस्टी तुम्हारी बहादुरी से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। शैडो गार्ड को ऑफिशियली रिवॉर्ड नहीं किया जा सकता, इसलिए ये मुझे तुम्हें देने को कहा है। मैं घुटनों पर बैठा और एक छोटा सा सिल्क बॉक्स लिया। हिज मैजेस्टी का फरमान, डेप्यूटी लीडर सॉ एन हुन, पवित्र सिंहासन की रक्षा के लिए तुम्हारी बहादुरी के लिए ये इनाम। बॉक्स के अंदर एक लाल रंग की छोटी सी गोली थी। ये उन्हीं इंग्रेडिएंट से बनी है जो ची रिफाइनिंग कल्टीवेटर्स ची बिल्डिंग के वक्त खाते हैं। मुझे ज्यादा समझ नहीं आता, लेकिन मुझे तुरंत समझ आ गया। पिल का लेफ्ट ओवर। मेडिकल सेंटर में काम कर चुका था मैं। एलिक्सिर के लेफ्ट ओवर्स अक्सर डिटॉक्स के लिए या फेक स्पिरिचुअलिस्ट्स को बेचे जाते थे। कहते हैं मॉर्टल्स की लाइफ लगभग 10 साल बढ़ा देती है। 10 साल? मैं हैरान रह गया। सिर्फ लेफ्ट ओवर्स से 10 साल? अब वो गोली बिल्कुल अलग लग रही थी। एम्परर की कृपा के लिए सदा शुक्रगुजार रहो। उसके जाने के बाद मैंने सोचा इंपीरियल फैमिली वेलफेयर में काफ़ी आगे है। मैंने डिसाइड किया जब जिंदगी ऑलमोस्ट खत्म होगी तभी इस गोली को लूंगा। हिज मैजेस्टी की कृपा के लिए सदा आभारी। 10 साल बाद, मेरे वापस आने के 30 साल बाद, हाथ का दर्द अब आदत बन चुका था। मेरी स्वॉर्ड्समैनशिप और हिडन वेपन स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी थी। मैं कल्टिवेटर्स के राज के करीब पहुंच चुका था। जिन क्लैन के कल्टिवेटर्स पावरफुल फॉर्मेशंस में छुपे रहते हैं, वो टैलेंटेड मॉर्टल्स को इकट्ठा करके उन्हें पीक मास्टर्स बनाते हैं, असैसिनेशन के लिए। अब समझ आया कि पिछली जिंदगियों में मैंने इन पीक मास्टर्स का नाम क्यों नहीं सुना। अगर जिन क्लैन फिर से पावर में आया तो शायद मकली जैसे गंदे कल्टिवेटर से थोड़ा बेहतर होगा। मैंने अपनी मार्शल आर्ट्स और किम यंग हुन की मूवमेंट्स पर और ध्यान देना शुरू किया। तभी क्लिक, एक फिगर खिड़की से अंदर आया। यंग हुन हियंग? किम यंग हुन रात के अंधेरे में पैलेस में घुस आया था। मैं तुम्हारा लेटर पढ़ ही रहा था, कल्टिवेटर्स के डोमेन के बारे में। उसने बीच में रोका। वो लेटर 1 महीने पहले भेजा गया था, लेकिन पिछले 1 महीने में मुझे और भी खतरनाक बात पता चली है। इस देश में 2 कल्टिवेटर क्लाइंस हैं, मकली और जिन। मकली क्लैन ने जिन क्लैन को 1 सदी पहले निकाल दिया था। तब से जिन क्लैन मॉर्टल से पीक मास्टर्स बनाकर एम्परर की असैसिनेशन प्लान कर रहा है। हाँ, ये मुझे पता है। पर तुम जानते हो जिन क्लैन इतने पीक मास्टर्स कैसे बनाता है? वो असैसिन्स के मरे हुए परिवार वालों की स्पिरिट्स को उनके अंदर घुसा देते हैं, उनकी वाइटैलिटी सैक्रिफाइस करके टैलेंट बढ़ा देते हैं। मकली क्लैन और भी खराब है। पिछले 20-30 सालों से वो गरीबों को पकड़कर उनके खून और वाइटल एनर्जी से फॉरबिडन एलिक्सिर बना रहे हैं, कल्टिवेटर्स की लाइफ बढ़ाने के लिए। मैं कांप उठा। मकली क्लैन लोगों को खा रहा है? उसी वक्त मैंने डिसाइड किया मैं किम यंग हुन के साथ इन दरिंदे कल्टिवेटर्स के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूँ। उस रात मैं किम यंग हुन के साथ पैलेस छोड़कर निकल पड़ा, मकली क्लैन के खिलाफ जंग के लिए। चैप्टर 22 रिफाइनिंग 1। किम यंग हुन के साथ मैं इंपीरियल पैलेस छोड़कर स्योक्योंग सिटी के बाहर एक छोटे से मैनर में पहुंचा। वहां पहुंचते ही मैंने देखा मार्शल आर्टिस्ट्स का एक बड़ा ग्रुप पहले से जमा था, सब किम यंग हुन को फॉलो करने वाले। ये लोग? मैं सच में इम्प्रेस हो गया। 4 स्टार 3 डीमंस के मेंबर्स और मेजर सेक्ट्स के एल्डर्स भी।
लगता था किम यंग हून ने अपने वुलेन अलायंस के लीडर वाले दिनों के कनेक्शंस पूरी तरह यूज़ किए थे। स्योक्योंग सिटी के 7 मेजर सेक्ट्स, 4 स्टार 3 डीमंस और यांगुओ के कुछ बड़े सेक्ट्स के एल्डर्स सब यहीं मौजूद थे। सब के सब पीक मास्टर्स थे जो सोड सिल्क यूज़ कर सकते थे। उनमें से 10 से ज़्यादा ऐसे थे जो 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट के रेल्म तक पहुंच चुके थे। अगर कल्टिवेटर्स ना होते तो ये फोर्स इंपीरियल फैमिली को भी गिरा सकती थी। जैसे ही मैं उनकी स्ट्रेंथ को एडमायर कर रहा था, कुछ लोगों की नज़रें मुझ पर टिक गईं। उनकी इंटेंट मेरी गर्दन, माथे और वाइटल पॉइंट्स को टारगेट कर रही थी, लाल, तेज, जांचने वाली। क्या है ये? टेस्ट चल रहा है? मैंने भी अपनी इंटेंट रिलीज की, बिल्कुल वैसे ही उनके वाइटल पॉइंट्स की तरफ। एक पल के लिए मेरी और कई मेजर सेक्ट एल्डर्स के बीच साइलेंट क्लैशेस हुए। ये कौन है जिसे फॉर्मर अलायंस लीडर, दुनिया का नंबर 1 वॉरियर अपने साथ लाया है? स्योक्योंग सिटी में मैंने ऐसा मास्टर कभी नहीं देखा। किम यंग हून बोला। ये स उइन ह्यून है, मेरा छोटा भाई। लगभग 20 साल पहले चैंगहो सिटी के एरिया में काफ़ी मशहूर पीक मास्टर था। अभी शैडो गार्ड्स छोड़कर हमसे जुड़ा है। उसकी बात सुनते ही कुछ एल्डर्स के चेहरे पर नाराज़गी आ गई। सरकार का आदमी क्यों लाए हो? वो भी इंपीरियल फैमिली से जुड़ा हुआ? अगर अभी भी एम्परर का वफादार हुआ तो? मैं गवर्नमेंट के किसी आदमी पर भरोसा नहीं करता। लगता था मार्शल सेक्ट्स और सरकार के बीच की पुरानी दुश्मनी अभी भी जिंदा थी। रुको, शांत हो जाओ सब। किम यंग हून ने हाथ उठाया। ये सच है कि ये एम्परर के नीचे काम करता था, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद इसने एम्परर को पूरी तरह से बिट्रे कर दिया है ना सर? हाँ, मैंने सीधा कहा। अगर चाहो तो मैं अभी एम्परर को कर्स भी कर देता हूँ। मैंने गला साफ किया और दिल में जमा गुस्सा निकाल दिया। एम्परर माकली जंग, तू घिनौना आदमी, अपने सबॉर्डिनेट्स को कुत्तों की तरह ट्रीट करता है और खुद अपने चेंबर में चैन से सोता रहता है। शर्मनाक, आलसी। मैं तेरी फैमिली के सारे जुल्म दुनिया के सामने ला दूंगा। मैं उस एम्परर का गार्ड रहा था, उसे साउंड प्रूफ बैरियर के अंदर चैन की नींद सोते हुए देखा था जब बाहर असैसिन्स अटैक कर रहे थे। लॉयल होने का सवाल ही नहीं था। सच कहूं तो मेरे दिल में उसके लिए नफरत थी। मेरी रैंट के बाद आसपास खड़े पीक मास्टर्स की आंखों की हॉस्टिलिटी काफ़ी कम हो गई। अगर ये स्पाई होता तो एम्परर को इतनी खुली गाली नहीं देता। उनकी एक्सेप्टेंस महसूस करके मुझे हल्का सा सुकून मिला। सब क्लियर होने के बाद किम यंग हून ने सबको एड्रेस किया। सुनो, जैसे मैंने पहले कहा था, करंट इंपीरियल फैमिली और उनके पीछे खड़ा कल्टिवेटर क्लैन, जिन कल्टिवेटर क्लैन, अपनी इंसानियत खो चुका है। उन्होंने अनगिनत कॉमन लोगों का खून चूसा है। वो बिल्कुल कैनिबलिस्टिक डेविल पाथ कल्टिवेटर्स जैसे हो चुके हैं। हमने काफ़ी एलाइज इकट्ठा कर लिए हैं। आज से हम माकली क्लैन के दुश्मन जिन कल्टिवेटर क्लैन के साथ हाथ मिलाकर माकली क्लैन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को मिटाएंगे। उसने आगे समझाया, जिन क्लैन हमें पीछे से सपोर्ट करेगा, उनकी मदद से हम माकली क्लैन के हिडन डोमेन्स ढूंढेंगे और उनके एलिक्सर फर्नेसेस तोड़ेंगे, जहां कॉमन लोगों को पीसकर पिल्स बनाई जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ मौजूद सब महान मास्टर्स इस धर्म युद्ध में हमारा साथ देंगे। कोई जोरदार नारा नहीं लगा, बस शांत सर हिले। फिर देर किस बात की? चलो उन घिनौने कल्टिवेटर्स को खत्म करें। हम स्योक्योंग सिटी छोड़कर निकल पड़े। शहर के नॉर्थ ईस्ट में इम्माक गॉक नाम के एक छोटे से वैली में हमने लाल कपड़ों में कल्टिवेटर्स का एक ग्रुप देखा। वो हमें ही वेट कर रहे थे। ये जिन क्लैन के कल्टिवेटर्स होंगे। लगता है काफ़ी केपेबल हैं। उनमें से एक बुजुर्ग कल्टिवेटर ने कहा। हमने अपना वादा पूरा किया, किम यंग हून बोला। एलाइज ले आए, अब माकली क्लैन के उन दरिंदों को खत्म करते हैं। हाँ, माकली क्लैन को यांगुओ से मिटा देना ही होगा। चलो अब उनके डोमेन का पोर्टल खोलते हैं। जैसे ही उस एल्डर ने हैंड सेल्स बनाए, वैली का लैंडस्केप टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। हमारे बिल्कुल पास रहना, अब हम माकली क्लैन की फॉर्मेशंस तोड़ने जा रहे हैं। हम उस ट्विस्टेड पाथ के अंदर घुसे और कुछ ही देर में वैली गायब हो गई। हमारे सामने एक छोटा सा गांव था। ये बदबू, खून और सड़ी हुई लाशों की बदबू हवा में भरी हुई थी। हर जगह खून और मौत की बू थी। इंट्रूडर्स, जिन अटैक कर रहे हैं। डैंग डैंग, एक वॉच टावर से घंटी बजी।
साथ ही नीले कपड़ों में कल्टीवेटर्स झोपड़ियों से निकले और हैंड सेल्स बनाने लगे। वूम! पूरे गांव के ऊपर एक नीला बैरियर फैल गया, हमें बाहर ही रोक दिया। हाँ, तुम जिन क्लैन के कीड़े मार्शल आर्टिस्ट्स ले आए हो, लेकिन यहाँ घुसने की हिम्मत नहीं कर सकते। बैरियर देखने में ही काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ये वो कमजोर डिफेंसिव स्पेल नहीं था जिसे मैंने पहले एक बार तोड़ दिया था। इसकी नीली रोशनी की मोटाई कई गुना ज्यादा थी। तब स्टेप किम यंग हून आगे बढ़ा। एल्डर, ये मॉडल कौन है? क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? पीछे से जिन क्लैन के कल्टीवेटर्स की आवाजें आईं। लाल कपड़ों वाला एल्डर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, वो मॉडल है लेकिन अलग है। बिलीव करना मुश्किल है। उसने मुझसे सीधी टक्कर ली और ओवरपावर नहीं हुआ। कभी कभी उसकी टेक्निक्स मेरी डिफेंसेस से भी आगे निकल जाती हैं। वूम! किम यंग हून ने अपनी इंटरनल एनर्जी जमा करनी शुरू कर दी। मैं और बाकी सब पीक मास्टर्स, यहाँ तक कि 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट वाले भी, सबकी आंखें फैल गईं। हुश! जैसे ही उसने हाथ उठाया, हवा में इंटरनल एनर्जी इकट्ठा होने लगी। वो धीरे धीरे गैंग ची का रूप लेने लगी। उससे निकलती भयंकर पावर ने हमें ही नहीं, जिन क्लैन की कल्टीवेटर्स को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। ये गैंग ची और कंडेंस होने लगी। रंबल। ये तो पिछली जिंदगी में किम यंग हून इसी स्टेट के पीछे पागलों की तरह भागा करता था। रंबल। वो रेल्म जिसे उसने जिंदगी के आखिरी पल तक चेज किया, आज फिर से उसके हाथों से निकल रहा था। गैंग ची जमकर एक छोटी सी स्फीयर बन गई। वहां मौजूद हर कोई महसूस कर सकता था, अगर ये स्फीयर किसी को लगी तो बचना मुश्किल था। वही अटैक जो पिछली जिंदगी में एक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर का हाथ उड़ा चुका था। वही टेक्निक जो क्यू बिल्डिंग कल्टीवेटर का सीधा सामना कर सकती थी। किम यंग हून के इशारे के साथ गैंग ची की वो स्फीयर कल्टीवेटर्स के बनाए बैरियर की तरफ उड़ी। बूम! तेज रोशनी चमकी और एक भयंकर आंधी सी उठ खड़ी हुई, माकली क्लैन के करप्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड पर प्रहार करते हुए। कल्टीवेटर्स ने अपने अपने तरीकों से स्पेल्स एक्टिवेट किए ताकि वो आंधी में बह ना जाएं, और हम पीक मास्टर्स अपनी टांगों की ताकत पर टिककर या हवा को काटते हुए उस नज़ारे को देखते रहे। वो नज़र आ रहा था। हंड्रेड्स नहीं, हजारों, 10,000 गैंग सेबर उस फियर से फूट पड़े और सीधा बैरियर को चीरते चले गए। पीक मास्टर्स की दुनिया में 10,000 इंटेंट्स ऐसी ट्रैजेक्टरीज में नाच रहे थे जो सोच से परे थे। जिन क्लैन का लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग एल्डर शायद उस फियर से जुड़ी किसी बुरी याद की वजह से बेचैन सा हो गया। जब आंधी धीरे धीरे थमी और रोशनी बुझ गई, बैरियर के बिल्कुल बीच एक विशाल सुराख दिखाई दिया। सब लोग अंदर घुसो। जी एल्डर। जिन क्लैन के कल्टीवेटर्स अपनी फ्लाइंग स्पेल्स का इस्तेमाल करते हुए किम योंग हुन के बनाए हुए सुराख से अंदर चले गए। हमने भी अपने हथियार निकाले और बैरियर के ब्रीच से गांव के अंदर दाखिल हो गए। उन्हें रोको, जिन क्लैन को ब्लॉक करो। रुको, पहले इन मार्शल आर्टिस्ट्स को रोको। स्विश! 3 फ्लावर्स गैदर एट द टॉप तक पहुंच चुके एक पीक मास्टर की स्वॉर्ड एनर्जी सीधा बोलने वाले कल्टीवेटर के डिफेंसिव स्पेल को चीरती हुई उसकी गर्दन काट गई। एक मॉर्टल कल्टीवेटर का स्पेल तोड़ गया। मार्शल आर्टिस्ट्स का पिनिकल रेल्म। पीछे हट जाओ। ची रिफाइनिंग कल्टीवेटर्स, जैंगशी रिलीज करो। उसी पल गांव के अलग अलग हिस्सों से काले रंग के जैंगशी निकलने लगे। बैंग! जैंगशी सीधा पीक मास्टर्स की तरफ दौड़ पड़े। उनकी स्पीड हमसे ज्यादा थी और ताकत भी कई गुना, पर मैं देख पा रहा हूँ, जैंगशी के अटैक्स की ऑप्टिमल ट्रैजेक्टरी बिल्कुल साफ दिख रही थी। इंटरेस्टिंग, मैंने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था, पर ये लाइंस इंटेंट को दिखाती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जैंगशी जो मर चुके हैं और बदले की स्पिरिट्स बन चुके हैं, अभी भी इंटेंट रखते हैं? मैंने अपनी तरफ झपटे जैंगशी के हाथ को डॉज किया, फिर डीप माउंटेन का इस्तेमाल करते हुए तिरछा वार किया और सोचा, क्या ये सिर्फ उनके कंट्रोलर्स का इंटेंट है? नहीं, सिर्फ इतना नहीं लगता। पर अगर जैंगशी के पास इंटेंट है तो वो स्वॉर्ड एनर्जी क्यों नहीं यूज कर सकते? जैंगशी को काटते हुए मेरी नज़र एक कल्टीवेटर पर पड़ी जो स्पेल प्रिपेयर कर रहा था। स्वूश! मैंने तुरंत एक हिडन वेपन छोड़ा,
सीधा उस कल्टीवेटर की तरफ जो हैंड सील्स बना रहा था। क्लैंग! वेपन उसके डिफेंसिव स्पेल से टकराकर लौट गया, पर कॉम्बैट में इनएक्सपीरियंस्ड होने की वजह से आवाज़ सुनते ही उसने स्पेल बनाना छोड़ दिया। उसकी कॉन्शियसनेस का साइज देखकर ची रिफाइनिंग फर्स्ट स्टार के आसपास। मैंने रास्ते के जैंगशी को काट डाला और उस कल्टीवेटर की तरफ बढ़ा, स्वॉर्ड सिल्क अनलीश करते हुए। क्लैंग! हर स्ट्राइक के साथ उसके डिफेंस पर दिखने लायक दरारें पड़ने लगीं। ची रिफाइनिंग सेकंड स्टार वाले कल्टीवेटर के स्पेल्स के सामने ये तो बिल्कुल ही कमज़ोर है। चाहे उस कल्टीवेटर ने टैलिस्मन से अपनी ताकत आर्टिफिशियली बढ़ा ली थी, फिर भी उसका डिफेंसिव स्पेल उसकी अपनी एबिलिटी था। क्लैंग! क्लैंग! कुछ और स्ट्राइक्स के बाद ध्यान भटके हुए कल्टीवेटर का डिफेंस टूट गया। हिक! छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने सिर्फ क्लैन के कहने पर किया, मैं ये सब नहीं चाहता था, मैं तो... ये सब क्या है? मैंने पूछा। प्लीज़, मैं सब बता दूंगा, ये प्राइमरी रिफाइनमेंट है। मैंने भौएं सिकोड़ ली। प्राइमरी रिफाइनमेंट? हाँ, हम मॉर्टल से एसेंस और वाइटल एनर्जी निकालकर इस फॉर्मेशन में इकट्ठा करते हैं प्राइमरी रिफाइनमेंट के लिए, जिसे एसेंस ब्लड बनता है। फिर ये ब्लड क्लैन के हायर अप्स को भेजा जाता है, जहाँ सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी रिफाइनमेंट्स होती हैं। आखिर में हज़ारों मॉर्टल्स के खून और एनर्जी को मिलाकर फ्रेश ब्लड बनाया जाता है, जिससे कोर फॉर्मेशन एल्डर्स के लिए रिवाइवल पिल्स बनाई जाती हैं। ओ महान मास्टर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। चाहो तो मैं तुम्हें सारा रिफाइंड एसेंस ब्लड दे सकता हूँ। ये एक पावरफुल सप्लीमेंट है, इससे तुम्हारी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ सकती है। धन्यवाद। मैं उसकी तरफ देखकर हंसा, एक ठंडी बेरहम हंसी। तुमने मेरे लिए तुम्हें बिना किसी हिचकिचाहट के मारना और आसान कर दिया। व्हाट? थर्ड, तलवार का भी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने अपनी मुट्ठी में एनर्जी भरी और एक ही वार में उस कल्टीवेटर का सर फोड़ दिया। थोड़ी देर के लिए मन में हिचकिचाहट आई थी, शायद यहाँ कुछ लोग सिर्फ शांत तरीके से कल्टीवेट कर रहे होंगे। पर इस गांव में कोई अच्छा आदमी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मैंने सारी हिचकिचाहट छोड़ दी और जैंगशी को कंट्रोल करने वाले नीले कपड़ों के कल्टीवेटर्स की तरफ तलवार उठा दी। तुम सब जीने के लायक नहीं हो। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप। ची माउंटेन, हार्ट हेवन। एनर्जी चैनल्स पूरी तरह खोलकर मैंने एनहांस्ड स्वॉर्ड सिल्क अनलीश की। एक ही स्वीप में अटैकिंग जैंगशी कट गए और मैं सीधा नीले रोब्ड कल्टीवेटर्स की तरफ दौड़ पड़ा। मर जाओ तुम सब। युद्ध ज्यादा देर तक नहीं चला। गांव के बीचों बीच माकली क्लैन का एक ची बिल्डिंग कल्टीवेटर जिन क्लैन के एल्डर और किम योंग हुन के कंबाइंड अटैक से पल भर में मारा गया। ची बिल्डिंग कल्टीवेटर के गिरते ही किम योंग हुन ने अपनी एनर्जी स्फीयर से बाकी जैंगशी और कल्टीवेटर्स को काटना शुरू कर दिया। हा, जबरदस्त! माकली क्लैन के कल्टीवेटर्स सच में अमीर होते हैं। इस रेड में शामिल होने का फैसला बिल्कुल सही था। जिन क्लैन के कल्टीवेटर्स लाशों से चीजें लूटने में लगे हुए थे, यहाँ तक कि जिन क्लैन का एल्डर भी ची बिल्डिंग कल्टीवेटर की बॉडी सर्च कर रहा था। ये कल्टीवेटर्स हद से ज्यादा कर रहे हैं। मारने के बाद लाशें लूटना, ये कैसे सोच सकते हैं? हम पीक मास्टर्स का चेहरा साफ बताता था। हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मैं पहले अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट्स को मारने के बाद वेपन्स और वेल्थ उठाता रहा हूँ, पर इस तरह लाश खोल खोल कर तलाशी लेना कभी नहीं। जीतने वाला माल लेता ही है। जिन क्लैन का कल्टीवेटर थोड़ा शर्मिंदा सा होकर बोला, तुम मॉर्टल शायद ना समझो, पर स्पॉइल्स लेना भी हारने वालों को इज्जत देने का तरीका है। जितना वो बोलता गया, उतना ही हम सबके चेहरे सख्त होते गए। बस करो, उन्हें रहने दो, किसी ने कहा। वैसे भी सब मर चुके हैं, जल्दी निकलना बेहतर नहीं होगा। तभी किम योंग हुन आगे आया। रुको, अभी एक काम बाकी है। क्या तुम भी लूटने आए हो क्या? कल्टीवेटर की बात को इग्नोर करते हुए किम योंग हुन ने हमसे कहा। कल्टीवेटर्स के घरों के अंदर बलिदान दिए गए कॉमन लोगों की लाशें पड़ी हैं। कम से कम उन्हें दफना देना चाहिए, ताकि वो ऐसे खुले ना पड़े रहें। आप सब क्या कहते हैं मास्टर्स? बिल्कुल, हम उन्हें भूल गए थे। हम माकली क्लैन के कल्टीवेटर्स के घरों में गए, कॉमन लोगों की लाशों को बाहर निकाला और एक एक करके उन्हें जमीन में दफना दिया। रहने दो, सब मर चुके हैं, जल्दी निकलना बेहतर है। जिन क्लैन का एल्डर लूट खत्म कर चुका था, गुस्से से बोला, जब किम योंग हुन मिट्टी खोद रहा था।
पर ना किम योंग हुन ने ध्यान दिया, ना हमने। हम चुपचाप लाशें दफनाते रहे। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। आखिरकार सभी लाशों को दफनाकर किम योंग हुन की अगुवाई में हमने एक छोटा सा अंतिम विधि पाठ पढ़ा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो ईविल स्पिरिट्स ना बने। उसके बाद हम चुपचाप उस गांव को छोड़कर निकल गए। चैप्टर 23 रिफाइनिंग 2 किम ह्यंग क्या बात है? ये जो कल्टीवेटर्स होते हैं ये इतने बेदल क्यों होते हैं? मुझसे क्यों पूछ रहा है? मुझे कौन सा पता होगा? उसके जवाब पर मैं चुप हो गया, पर मेरी भौएं अपने आप सिकुड़ चुकी थीं। दिमाग में पिछले कुछ सालों की तस्वीरें एक के बाद एक उभरने लगीं। रिग्रेशन की शुरुआत में मिले वो मॉन्स्टर्स जो हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। मकली क्लैन जो इंसानों को पकड़कर उनका खून और जान पहचान पीसकर पिल्स बना रहे थे। और जिन क्लैन के कल्टीवेटर्स जो मरे हुए लोगों की लाशों को उलट पुलट करते रहे और जब हम उन्हें दफनाने लगे तो हमें ही बेवकूफ़ समझने लगे। लाश तलाश करना, मैं इसे 100 बार समझ सकता हूँ। आखिर लूट, रिसोर्सेज ये सब यहाँ नॉर्मल है। पर मरे हुए को दफनाना टाइम वेस्ट क्यों है? उनकी सोच हमसे इतनी अलग क्यों है? शायद, किम ह्यंग हुन ने धीरे से कहा, क्योंकि वो बचपन से ही 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन वाली दुनिया देखते आए हैं। उनका नज़रिया हमसे अलग होना लाजमी है, और ऊपर से उन्होंने पूरी जिंदगी मॉर्टल्स को इंसान माना ही नहीं। मैंने गहरी सांस छोड़ी। फ्रस्ट्रेशन से सीना भारी हो गया। क्या मैं भी ऐसा बन जाऊंगा अगर मैं कल्टीवेटर बना? जिन क्लैन के कल्टीवेटर्स ने अगला मीटिंग पॉइंट बताया, फिर मकली क्लैन की टेरिटरी की फॉर्मेशन बंद की और अपने फ्लाइंग आर्टिफैक्ट्स पर उड़ गए, और हम उनके पीछे चल पड़े। सिर्फ पर्सपेक्टिव का फर्क? या फिर ये कल्टीवेटर्स का जन्मजात घमंड है? या फिर जो भी कल्टीवेटर बनता है वो आखिर में ऐसा ही हो जाता है? मेरे मन में एक अजीब सा सवाल उठने लगा। क्या मुझे सच में कल्टीवेटर बनना चाहिए? उस दिन के बाद से हम जिन क्लैन की गाइडेंस के साथ मकली क्लैन के एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को मिटाते गए। गांव, वैलीज, छुपे हुए डोमेन्स, खून, आग और पिल्स की बदबू हर जगह। और ऐसे ही 5 साल बीत गए। इंपीरियल पैलेस छोड़े हुए 5 साल। हाँ, देखो इन्ह्यंग, तुम्हारा चेहरा। मार्केट प्लेस में एक वांटेड पोस्टर हवा में हिल रहा था। उस पर मेरा चेहरा। सिर्फ मेरा नहीं, किम ह्यंग हुन का भी, और उन सब मार्शल मास्टर्स का भी जो उसके साथ चले थे। चार्ज ट्रीजन। ट्रीजन? क्या बकवास है। आखिर ये सिर्फ कल्टीवेटर क्लैन के नीचे के लोग हैं। वांटेड पोस्टर लगा भी दें तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हारी बनाई हुई फेशियल मैनिपुलेशन टेक्निक की वजह से हम खुलेआम घूम रहे हैं। अच्छा है, मैंने सिर्फ इतना कहा। पिछले 5 सालों में मैंने अपनी मेडिकल नॉलेज और ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स को मिलाकर एक नई विद्या बनाई थी। रिवर्स अपीयरेंस टेक्निक। चेहरे के मसल्स, हड्डी की स्ट्रक्चर, स्किन के फ्लो, सब कुछ थोड़ा थोड़ा बदलकर बिल्कुल नया चेहरा बनाना। इस वजह से हम वांटेड होते हुए भी शहरों में बिना दिक्कत घूम सकते थे। तो मैंने पूछा, अगला स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ है? लियानशान सिटी के वेस्ट में है, किम ह्यंग हुन बोला। पहाड़ियों के पास। मकली क्लैन का एक बहुत बड़ा पिल मेकिंग फर्नेस वहाँ है। बड़ा? मैंने रिपीट किया। हाँ, इस बार काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेटर्स होंगे। समझ गया। और सिर्फ कल्टीवेटर्स ही नहीं, उसने आगे कहा, मकली क्लैन ने काफ़ी पीक मार्शल आर्टिस्ट्स भी रेस किए हैं। ये सिर्फ जियांगशी नहीं होंगे, ये असली पीक मास्टर्स होंगे। हमें संभल कर चलना होगा। पीक मार्शल आर्टिस्ट्स। मैंने आसमान की तरफ देखा। रिग्रेशन के 35 साल हो चुके थे। लगभग 10 साल लगे थे पिनिकल रेल्म के मिड स्टेज तक पहुंचने में, और उसके बाद 25 साल। मेरा रेल्म वहीं का वहीं था। क्या मेरी टैलेंट ही काफ़ी नहीं है 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट तक पहुंचने के लिए? किम ह्यंग हुन और बाकी 3 फ्लावर्स मास्टर्स मुझे हमेशा हिंट्स देते आए थे। तीसरा रंग, लाल धागा, हॉस्टिलिटी, नीला धागा, सेल्फ इंटेंट, और उन दोनों से आगे तीसरा रंग देखना। पर लड़ाई में सिर्फ मैं और तुम होते हो, तो तीसरा क्या है? पर 3 फ्लावर्स का अस्तित्व ही सबूत है कि कुछ तो और है।
मैंने अपने जख्मी हाथ के दर्द को इग्नोर किया, तलवार पकड़ी और चलती भीड़ में हर किसी के धागे महसूस करने लगा। मैं दूसरों के धागे देख सकता हूँ, अपने धागे भी, पर उसके आगे कुछ भी नहीं। अभी तक इनलाइटनमेंट नहीं आई। किम यंग हुन से पूछना भी बेकार था। वो जब पीक पर पहुंचा तो अर्ली या मिड स्टेज से गुजरा ही नहीं, सीधा 3 फ्लावर्स। उससे पूछना कि मिड स्टेज से आगे कैसे बढ़ें बिल्कुल बेमतलब था। बाकी 3 फ्लावर्स मास्टर्स ने जो जवाब दिए वो अजीब थे। सेल्फलेसनेस में डूब जाओ, समझो कि न तुम हो न मैं, मार्शल आर्ट्स की शुद्धता पर ध्यान लगाओ, सब मेटाफिजिकल बातें। शायद मैं ही अटका हुआ हूँ क्योंकि मैं खुद को छोड़ना नहीं चाहता। सालों तक फटे हुए हाथ के साथ मैं तलवार चलाता रहा। कितनी ही जानलेवा लड़ाइयाँ हुईं, पर अचानक से रेल्म लीप करने का मिरेकल कभी नहीं हुआ। ये शुरुआत जैसा डिस्पेयर तो नहीं था, पर ऊपर चढ़ना फिर से वही बेइंतहा टैलेंट और मेहनत मांग रहा था। यहाँ काफ़ी पीक मास्टर्स होंगे। लियानशान सिटी के वेस्ट में स्थित मकली क्लैन का स्ट्रॉन्ग होल्ड। अगर ज़्यादा मास्टर्स होंगे तो शायद कुछ सीखने को मिले, पर दिल के किसी कोने में मुझे लग रहा था ये एक ट्रैप है। जिन क्लैन की कल्टिवेटर से जो जानकारी मिली थी उससे ये क्लियर था, मकली क्लैन इस बार पूरी तैयारी के साथ बैठा है, किम यंग हुन को पकड़ने के लिए, जिन क्लैन को ख़त्म करने के लिए, और मुझे इंपीरियल फैमिली के गद्दार को। पर मुझे डर नहीं है। मैंने किम यंग हुन की तरफ देखा। वो आजकल एक किताब लिख रहा था। नाम था सीक्रेट्स ऑफ गेजिंग कल्टिवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स। 6 वॉल्यूम्स के गहन अर्थ को एक ही पूरी किताब में समा दिया है। उसने कहा था। वो किताब अभी भी मेरी समझ के बाहर थी, पर एक बात पक्की थी, किम यंग हुन अपनी पिछली जिंदगी से आगे निकल चुका था। अब वो ऐसा था जो कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर को नुकसान पहुंचाकर बिना फेस से निकल सकता था। ट्रैप का कोई मतलब नहीं, इस बार भी हम उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड मिटा देंगे। लियानशान सिटी, मेरी पहली जिंदगी का अंत यहीं हुआ था। बहुत साल बाद यहाँ वापस आया था। यहीं मैंने साबुन बनाया, यहीं जड़ी बूटियां जमा की, यहीं शराब बनाई और यहीं डाकुओं के आगे भीख मांगी थी, जान बख्शने के लिए। यादें फ्लड की तरह आ गईं। वेस्ट चलते हैं। हाँ, पता नहीं जू फैमिली की बेटी पैदा हुई होगी या नहीं, गेम लॉट का घर अभी भी घमंडी नौकरों से भरा होगा या नहीं, संग फैमिली का परसिमन ट्री अभी भी फल देता होगा या नहीं। मैं शहर को एक आखिरी बार देखकर किम यंग हुन के साथ वेस्ट की तरफ चल पड़ा। यादें जो सिर्फ मुझे याद हैं, यादें जो सिर्फ मेरी रिग्रेशन की वजह से मौजूद हैं, एक चमत्कारी और साथ ही बोझ बन जाने वाली शक्ति। इसलिए ये शक्ति एक दिन ख़त्म होनी चाहिए। जैसे जैसे यादें जमा होती जाएंगी, मेरा मन उनका बोझ नहीं झेल पाएगा। इसलिए मैं ज़रूर वापस जाऊंगा और इस शक्ति को ख़त्म कर दूंगा। तब तक मैं इंसान बना रहूंगा, इंसान की तरह जीऊंगा। बिल्कुल, मैं मकली क्लैन के कल्टिवेटर्स की तरह भ्रष्ट नहीं बनूंगा, ना ही इंसानी मर्यादा के खिलाफ जाऊंगा। और जो इंसानी मर्यादा को कुचलते हैं, मैंने तलवार की मुट्ठी कस ली। जब तक मैं उन तक पहुंच सकता हूं, उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। डट किम योंग हुन के साथ जब हम डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो वहां पहले से ही जिन क्लैन के लाल लिबास पहने कल्टिवेटर्स और कई पीक मार्शल मास्टर्स जमा हो चुके थे। जिन क्लैन के एल्डर काउंसिल में ये राय निकली है कि मकली क्लैन का ये स्ट्रॉन्ग होल्ड शायद एक ट्रैप हो, इसलिए एल्डर काउंसिल का 1/3 हिस्सा खुद यहाँ आया है। इस वजह से तुम मार्शल आर्टिस्ट्स को भी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा। लाल लिबास पहने कल्टिवेटर्स के बीच काफ़ी ऐसे लोग भी थे जो की बिल्डिंग रेल्म के थे और जिनकी कॉन्शियसनेस काफ़ी मजबूत थी। समझ गया, चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा अपनी पूरी ताकत से ही लड़ता हूँ। अच्छा, फिर फॉर्मेशन खोलो। जिन क्लैन के एक एल्डर ने जैसे ही हैंड सील पूरा किया, हवा में लहराहट सी आ गई, स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा। हम जिन क्लैन के एल्डर्स के पीछे पीछे फॉर्मेशन के अंदर गए और थोड़ी ही देर में वही गांव दिखाई दिया, बिल्कुल पहले जैसा। पर ये गांव पहले देखे गए मकली क्लैन के किसी भी टेरिटरी से लगभग 2 गुना बड़ा था। सिर्फ घास फूस के घर ही नहीं, बल्कि काफी पक्के टाइल्ड मैंशंस भी थे। और फिर आखिरकार ये सच में ट्रैप ही निकला।
गांव के सामने मकली क्लैन के कल्टीवेटर्स एक फॉर्मेशन बना रहे थे और सीलिंग स्पेल्स लगा रहे थे। सील। मकली क्लैन के कल्टीवेटर्स ने एक साथ हैंड सील्स बनाए और मंत्र चिल्लाया। उसी पल एक बेहद विशाल बैरियर मकली क्लैन के पूरे टेरिटरी के चारों तरफ फैल गया। ऐसा बैरियर हमने पहले कभी नहीं देखा था। वाटर। साथ ही दर्जनों कल्टीवेटर्स ने दूसरा हैंड सील बनाया और अलग स्पेल यूज किया। शाह। बैरियर के अंदर से नहीं बल्कि कल्टीवेटर्स के पीछे से ही एक भयानक पानी का सैलाब उमड़ पड़ा, जो बैरियर के बाहर खड़े हमारी तरफ दौड़ आया। उस पानी से सड़ी हुई लाशों की बदबू आ रही थी। मुझे पूरा यकीन था, अगर उसकी एक बूंद भी मुझे छू गई तो अंजाम भयानक होगा। एल्डर्स, आगे बढ़िए। जिन क्लैन के की बिल्डिंग कल्टीवेटर्स आगे आए और हैंड सील्स बनाए। फ्लेम। हुरुरुरु। एक आग की विशाल दीवार उभर आई। वो आग का दीवार पानी के सैलाब से टकराकर उसे रोकने लगा और पानी भाप बनकर उड़ने लगा। आगे बढ़ो। ची। जैसे जैसे जिन क्लैन के कल्टीवेटर्स एक एक कदम आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे ही आग की दीवार भी उनके साथ आगे सरकती गई। मॉर्टल्स, हम रास्ता खोलेंगे, तुम बैरियर तोड़ दो। समझ गए। पंग। किम योंग हुन ने जमीन पर जोर से पाँव मारा और आगे लपका। वो हवा में उछला और पतली हवा पर पाँव रखते हुए सीधा बैरियर की तरफ बढ़ गया। वूम। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके हाथ में एनर्जी जमा होने लगी और अगले ही पल उसकी हथेली से गैंग की का एक गोला फूट पड़ा। यही वो रेल्म है जो किम योंग हुन ने 6 वॉल्यूम्स को कंडेंस और इंटीग्रेट करके अचीव किया था। गैंग की हवा में बेकाबू तरीके से नहीं फैला, बल्कि उसके शरीर से सीधा साफ तौर पर निकलकर पल भर में एक परफेक्ट स्फीयर बना। मैं पूरी तरह श्योर तो नहीं था, लेकिन एक बात पक्की थी, किम योंग हुन उस रेल्म तक पहुंच चुका था और उसे पार भी कर चुका था, जहां तक उसकी पिछली जिंदगी का किम योंग हुन कभी पहुंच पाया था। गैंग की कंप्रेस करने का प्रिपरेशन टाइम भी पिछली बार से कम हो गया है। लड़ाई शुरू होने से पहले मुझे वो सीक्रेट्स ऑफ गेजिंग कल्टिवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स याद आई, जो किम योंग हुन ने मुझे दी थी। अगर मैं अगले जन्म में ये टेक्निक उसे सिखा पाया, तो वो इस रेल्म को भी पार कर जाएगा। क्वांग। किम योंग हुन ने गैंग की का गोला बैरियर पर दाग दिया। भयानक धमाका हुआ और तेज आंधी सी चल पड़ी, पर इस बार बैरियर सिर्फ हल्का सा कांपा और फिर वापस स्थिर हो गया। जैसा सोचा था, मकली क्लैन पूरी तैयारी के साथ बैठा है। किम योंग हुन बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने दोबारा अपनी हथेली आगे बढ़ाई और एक और गैंग की का गोला फूट पड़ा। क्वैंग। बैरियर पर लगातार धमाके होने लगे, उस पर दरारें उभरने लगीं। किम योंग हुन ने फिर हाथ बढ़ाया। क्वैंग। और दरारें बढ़ गईं। फिर एक और वार। हर हमले के साथ बैरियर और कमजोर होता गया। आखिर पकंग। बैरियर और बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक जगह से बड़ा सा सुराख हो गया। सब लोग बैरियर की तरफ बढ़ो, मकली का धंधा जला दो। जिन क्लैन के कल्टीवेटर्स और उनके साथ साथ पीक मार्शल मास्टर्स भी किम योंग हुन के बनाए हुए सुराख से अंदर घुस गए। मरो तुम शैतानों। जब मैं भी तलवार पकड़कर बैरियर के अंदर दाखिल हुआ, पंग। हवा के फटने की आवाज आई और कोई लंबी चीज मेरी तरफ बिजली की तरह लपकी। हेलबर्ड। कांग। मैंने स्वॉर्ड सिल्प चलाकर हेलबर्ड को रोका और सामने जो चेहरा दिखा, मेरी आंखें कांप गईं। लीडर? शैडो गार्ड्स का लीडर, मेरा पुराना सुपीरियर मेरे रास्ते में खड़ा था। उसके पीछे शैडो गार्ड्स के बाकी सदस्य अलग अलग हथियार पकड़े लाइन में खड़े थे। बहुत अरसे बाद मिला। मैं तुम जैसे गद्दार को नहीं जानता। व्रुम। लीडर ने अपना हेलबर्ट घुमाया। उसके हेलबर्ट से 7 लाल धागे निकल आए। मैंने अपने नीले धागों से उनका मुकाबला किया। लाल और नीले हवा में टकरा गए। गद्दार बोलते हो? लीडर, तुम्हें पता है आजकल इंपीरियल फैमिली क्या कर रही है?
मुझे पता है। व्रुम! उसने दोबारा हेल्बर्ट चलाया। मैं उसके लाल धागों को अपने थ्रेड से रोकते हुए साइड स्टेप करता गया और स्वॉर्ड सिल्क से काउंटर करता गया। फिर भी वफादारी निभा रहे हो? क्या एक इंसान को ऐसा करना चाहिए? इंसान होने से पहले हम हिज मैजेस्टी एम्परर के हाथ पैर हैं। हाथ पैर सोचते नहीं, सिर्फ हुक्म मानते हैं। और क्योंकि हिज मैजेस्टी ने मुझे तुम्हें पकड़ने का हुक्म दिया है, मैं भी नहीं सोचूंगा। कितनी घुटन वाली बात है। एम्परर की नज़र में हम जैसे मॉर्टल्स उसके जैसे इंसान ही नहीं हैं। हम उसके लोग नहीं, हम सिर्फ पशु हैं जिन्हें वो पालता है। लीडर ने घूमकर हेल्बर्ट से 3 बार थ्रस्ट किया, फिर अपनी की सिल्क मेरी तरफ फैला दी। मैं ट्रांसेंडेंट पीक स्टेप से उसके हमलों से बचता रहा और लैंडस्केप पेंटिंग चलाकर स्वॉर्ड पर स्वॉर्ड सिल्क लपेटकर उसकी की सिल्क पर वार किया। वफादारी उसको देनी चाहिए जो उसके लायक हो, उसको नहीं। उसकी सेवा का अंजाम सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह लोगों की मौत है। लाल और नीले धागे एक दूसरे में उलझ गए। और फिर लीडर ने मेरी डिफेंस तोड़कर अपना घुटना मेरी कमर पर दे मारा। कक! मैं उसके किक से उछलकर हवा में गया, एक चक्कर खाया और जमीन पर गिरा। वो और मजबूत हो गया है। लीडर वो 3 फ्लॉर्स के रेल्म में पहुंच चुका है। क्या तुम्हारे लिए अलग है? लीडर ने उदास चेहरे के साथ पूछा। जिन क्लैन के लोग जिनके साथ तुम हो, क्या वो अलग हैं? वो शैतानों से बेहतर है। नहीं, जिन क्लैन भी कल्टिवेटर्स ही हैं। इंपीरियल फैमिली और उनमें सिर्फ डिग्री का फर्क है। दोनों मॉर्टल्स को कीड़े समझते हैं। तुम्हें लगता है तुम इंसाफ के साथ हो? गलत। ये सिर्फ दायरे और हद का फर्क है। ये लोग भी यांगो के लोगों को पीस कर खा जाएंगे। सब एक जैसे हैं। सिन! जैसे ही उसने हेल्बर्ट घुमाया, लग रहा था जैसे हवा उसके सीने में खिंच रही हो। उसकी की सिल्क घूमती हुई सीधी मेरी तरफ दौड़ आई। मैं इसे रोक नहीं सकता। बिल्कुल मेरी की माउंटेन हार्ट हेवन जैसा। ऐसा अटैक जो पहले से देख लेने के बाद भी रोका नहीं जा सकता। अगर कोई फर्क नहीं है तो कम से कम मैं अपनी दी हुई वफादारी से मुंह नहीं मोड़ूंगा। उसके हेल्बर्ट की सारी मूवमेंट एक ही बिंदु पर सिमट गई और मेरी तरफ छूट पड़ी। उस पर लिपटी की सिल्क और भी मजबूत होती चली गई और धीरे धीरे इवॉल्व होने लगी। पाट! एक तेज चमक फूटी। गैंगची! अगर यही तुम्हारा विश्वास है। मेरी तरफ दौड़ती गैंगची को देखकर मैंने अपनी तलवार पर लगाई हुई ताकत धीरे से हटा ली। मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। जैसे ही मैंने अपनी इंटेंट वापस ली, तलवार के इर्द गिर्द लिपटी स्वॉर्ड सिल्क गायब हो गई। सिर्फ शुद्ध स्वॉर्ड एनर्जी बची रही। मैंने अपनी तलवार को आती हुई हेल्बर्ट के सामने रखा और उसकी पूरी ताकत को अपनी तलवार में एब्जॉर्ब कर लिया। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप, एकोइंग वैली। लीडर की आंखों में हैरानी चमक उठी। मैं घूमा और उसकी गैंगची को घुमाकर उसी पर वापस छोड़ दिया। फ्लैश! रोशनी फूट पड़ी और जब रोशनी का तूफान शांत हुआ, लीडर वहां खड़ा था, उसका दाहिना हाथ कटा हुआ। मैं हार गया। तुम्हारी तलवारबाजी हमेशा अंदाज़ा लगाना मुश्किल होती है, चाहे कितनी बार भी देख लूं। ये तलवारबाजी अभी भी अधूरी है। अधूरी? नामुमकिन। अभी जो मूव तुमने दिखाया उसमें 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट की झलक थी। ये सबसे खूबसूरत टेक्निक थी जो मैंने कभी देखी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की, सिर्फ 3 फ्लावर्स तक पहुंचने के लिए। पर जब वहां पहुंचा तो समझा कि मैं बस एक कल्टिवेटर का कमज़ोर सा वर्जन हूं। जब तक लेजेंडरी 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन नहीं आता, मार्शल आर्ट्स हमेशा कल्टिवेटर्स के नीचे ही रहेगी। सीओयुनहेन, समझते हो, कल्टिवेटर्स के सामने कुछ भी मायने नहीं रखता। जब मार्शल आर्ट्स का कोई मायने नहीं, तो बस वो मायने बचते हैं जो मैं खुद उसे देता हूँ। मैंने वफादारी चुनी और जिसे वफादारी दी वो आज का एम्परर निकला। उसने उदासी भरी मुस्कान से कहा, तुम और मैं अलग अलग विश्वास रखते हैं, बस इसी बात का अफसोस है। क लीडर ने खून थूका और जमीन पर गिर पड़ा। उसमें से जिंदगी का फ्लो खत्म हो चुका था। वो मर चुका था। तुम लोग लड़ाई में क्यों नहीं कूद पड़े? मैंने बाकी शैडो गॉड से पूछा। अगर वो बीच में आ जाते तो शायद मैं जिंदा नहीं रहता। ये लीडर का हुक्म था,
अगर हम शामिल होते तो डेप्यूटी लीडर हिडन वेपन्स और पॉइजन यूज़ करना शुरू कर देता। इसलिए उसने कहा कि एक शुद्ध मार्शल ड्यूअल रहने दिया जाए। तुम अभी भी मुझे डेप्यूटी लीडर कहते हो। एक बार सुपीरियर हमेशा सुपीरियर, और एक बार वफादारी दी तो वो हमेशा के लिए होती है। तुम भी अभी तक इंपीरियल फैमिली के वफादार हो? मैंने अपने पुराने साथियों की तरफ देखा और हल्की उदासी से मुस्कुराया। मुझे अफसोस है, आज मुझे तुम सबको मारना पड़ेगा। पपाट। मेरी बात पूरी होते ही सारे शैडो गार्ड्स ने अपने हथियार निकाले और मेरी तरफ लपके। चक। सबसे पहले मैंने जहर फैलाया और हिडन वेपन्स निकाले। इन्फिनिट फाइटिंग हिडन वेपन टेक्निक, डबल किलिंग स्नेक। फिंग फिंग। 2 हिडन वेपन्स, हर एक पर अलग जहर, शैडो गार्ड्स की तरफ उड़ गए। 11 के 11 शैडो गार्ड्स ने सिर्फ हल्की सी मूवमेंट से उन्हें डॉज कर लिया। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप, लैंडस्केप पेंटिंग, एंटरिंग माउंटेन, फ्लोइंग रिज, डीप माउंटेन। लैंडस्केप पेंटिंग के फ्लो के साथ तलवार चलाते हुए मैं नीचे झुककर बैलेंस बनाता हूँ और सांप जैसी थ्रस्ट के साथ कंट्रोल लेता हूँ। फिर सीधा अटैक। पर शैडो गार्ड्स भी तेज थे। उन्होंने तुरंत डिस्टेंस बनाया और अपने अपने हथियारों से मुझ पर वार किया। इन्फिनिट फाइटिंग हिडन वेपन टेक्निक, ट्रिपल हेडेड स्नेक। शुक। मैंने बाएं हाथ में 3 हिडन वेपन्स फिट किए और सबसे करीब वाले गार्ड पर उन्हें कोड़े की तरह घुमाया। 3 बार घुमाकर डिस्टेंस बनाया, फिर उन पर जहर लगाया और एक के बाद एक छोड़ दिए। फींग फींग फींग। जब 3 शैडो गार्ड्स उन हिडन वेपन से बचे, बाकी लोग उनके ऊपर से कूदकर मुझ पर टूट पड़े। तलवार, ब्लेड, कर्व्ड स्वॉर्ड, चेन स्वॉर्ड, डैगर, हर तरह के हथियार मेरी तरफ दौड़ पड़े। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप, स्ट्रेंज स्टोन, बूम बूम बूम। मैं घूम गया, तलवार को एक ऐसे पोस्चर में चलाते हुए जो डिफेंस और अटैक दोनों था। साथ ही मैंने जेब से जहर पाउडर निकालकर चारों तरफ फैला दिया। इन्फिनिट फाइटिंग हिडन वेपन टेक्निक, इल्यूजनरी स्नेक मिस्ट। जहरीली धूल के बीच मैंने और भी पॉइजन हिडन वेपन्स शैडो गार्ड्स की तरफ भेजे। उनके एक पल की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप, एंटरिंग माउंटेन। मैं फिर नीचे झुका, बैलेंस के लिए स्टैंड्स पकड़ते हुए। उग। साला मिड पीक मास्टर के बराबर हो गया है। सच में डेप्यूटी लीडर के लायक स्किल्स। क्रैक। मैंने एंटीडोट पिल निकाली और चबा ली। तलवार को इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी हड्डी तक चटक गई। हाथ टूटने जैसे दर्द को इग्नोर करते हुए मैंने कहा, मुंह मत खोलना, जिंदा रहना है तो एनर्जी सेंसिंग यूज करो। जो पॉइजन पाउडर मैंने फैलाया है वो स्किन से जहर नहीं करता। जल्दी से पैरालिसिस पाउडर कपड़ी पर लगाया, तलवार की धार को ढक लिया और अगला मूव तैयार किया। ये तलवार टेक्निक नहीं, ये सेबर टेक्निक है, पर जड़ एक ही है, इसलिए इस्तेमाल एक जैसा हो सकता है। सेवरिंग वीन सेबर मेथड, माउंटेन विंड, 5 कंसेक्यूटिव स्ट्राइक्स। फिंग। इतनी तेज लगातार 5 थ्रस्ट्स कि रिएक्ट करना नामुमकिन। हवा 5 बार कट गई। गुक गुर्क। 5 शैडो गार्ड्स पैरालिसिस पाउडर से कोटेड तलवार लगते ही जमीन पर गिर पड़े। 6 बाकी हैं। जैसे ही मैंने 6 शैडो गार्ड्स का सामना किया जो मेरी तरफ लपक रहे थे, मैंने एक और हिडन वेपन पकड़ा। इन्फिनिट फाइटिंग हिडन वेपन टेक्निक, रेड स्नेक। मैंने 3 हिडन वेपन्स ड्यूअल स्वॉर्ड्स पकड़ने वाले सोल्जर की तरफ फेंके, हर एक अलग टाइमिंग के साथ। पहला उसके माथे पर, दूसरा तुरंत बाद उसके टखने पर, तीसरा उसके नीचे पेट पर। इन हिडन वेपन्स की ट्रेजेक्टरी बिल्कुल लाल सांप जैसी थी। टिंग। उसने ड्यूअल स्वॉर्ड से 2 हिडन वेपन्स डिफ्लेक्ट कर दिए, पर तीसरा नहीं रोक पाया। मैं तुरंत आगे बढ़ा, ट्रांसेंडिंग पीक्स स्टेप का इस्तेमाल करते हुए, और ट्रांसेंडिंग पीक्स चलाया। चक। उसके सीने के सामने हल्की सी कट लगी और कुछ ही पलों में वो पैरालिसिस से गिर पड़ा। क्या तुम अभी भी मेरी तरफ आते रहोगे? मैंने बचे हुए शैडो गार्ड्स से पूछा। सच में डेप्यूटी लीडर के लायक स्किल्स। सच में एक जंग आजमा वेटरन। इस तरह का एक्सपीरियंस का फर्क ये कभी पूरा नहीं हो सकता। वो मुस्कुराए और अपने अपने हथियार संभाले। स्पीयर, मून ब्लेड, ड्यूअल हैवी स्वॉर्ड्स, स्टाफ और स्वॉर्ड। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अगर सारे कल्टिवेटर्स एक जैसे ही हैं, तो कम से कम जिसके प्रति अभी वफादारी है, उसके साथ तो सही रहो, उन्होंने कहा, लीडर के नज़रिए से सहमत होते हुए। मैं कड़वी सी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। बिल्कुल,
चाहे कल जिन क्लैन एम्पीरियल फैमिली पर कब्जा कर ले, हम जैसे आम लोगों की जिंदगी शायद ज्यादा बदले ना, लेकिन फिर भी शायद, बस शायद, थोड़ी सी तो बेहतर हो जाए। उस पतली सी उम्मीद के सहारे मैं आगे बढ़ता रहा। सब के सब आ जाओ मुझ पर। एक स्टाफ मेरी तरफ घूमा, एक स्पीयर सीधा मेरी तरफ घुसा। स्टाफ के उल्टे साइड से मून ब्लेड आया, स्पीयर के उल्टे तरफ से डुअल ब्रॉडस्वर्ड्स वाले ने वार किया। तलवार पकड़ने वाला उड़ते हुए मेरे ऊपर से नीचे कटा, और उस सब के बीच लाल और नीली थ्रेड्स के साथ अनगिनत ट्रेजेक्ट्रीज मुझे निशाना बना रही थी। लाल और नीली रेखाएं मेरे चारों तरफ घूमती हुई मंडला बना रही थी। मुझे लगा मेरा दिमाग जल जाएगा। मैं इस संकट से कैसे निकलूं? कैसे? तभी उन अनेक ट्रेजेक्ट्रीज के बीच मैंने अचानक एक तीसरा रंग देखा, पुक। स्पीयर मेरी कमर को छू गया। उस पर लिपटी एनर्जी ने मेरी कमर का मांस फाड़ दिया। इन्फिनिट फाइटिंग हिडन वेपन टेक्निक, ट्रिपल हेडेड स्नेक, प्यांग। मैंने अपनी उंगलियों पर 3 हिडन वेपन्स लगाए, सब पर पैरालिसिस पॉइजन था। मैंने एक सीधा स्पीयर चलाने वाले शैडो गार्ड पर फेंका। मेरा हिडन वेपन उसकी ट्रेजेक्ट्री को आसानी से तोड़ता हुआ उसके कंधे में घुस गया। स्टाफ मेरी गर्दन की तरफ घूम रहा था। मैंने एक हिडन वेपन स्टाफ की ट्रेजेक्ट्री बदलने के लिए फेंका और फिर आखिरी हिडन वेपन स्टाफ चलाने वाले पर। फिर से ट्रेजेक्ट्री को तोड़ता हुआ मेरी वेपन उसकी जांग में धंस गई। 2 गार्ड निष्क्रिय हो गए, 3 बाकी। मैं कुछ देख पा रहा हूँ। उनकी थ्रेड्स और मेरी थ्रेड्स के बीच, लाल और नीले के बीच, एक तीसरा रंग, शुक। डुअल ब्रॉडस्वर्ड्स नीचे से दाहिने से बाएं की तरफ चले। मैंने कमर झुकाकर ब्रॉडस्वर्ड डॉज किया, लेकिन उसकी स्वॉर्ड एनर्जी ने मेरे माथे से लेकर बाएं जबड़े तक एक लंबी लकीर काट दी। मून ब्लेड मेरी कमर को निशाना बना रहा था। अगर मैं ऊपर गया तो ऊपर से वार करने वाले का शिकार बन जाऊंगा। अगर नीचे गया तो डुअल ब्रॉडस्वर्ड्स के अगले अटैक में कट जाऊंगा। लेकिन लाल और नीले थ्रेड्स के बीच, इस जान मरण की लड़ाई में मेरा ध्यान सिर्फ उस उभरते हुए तीसरे रंग पर था। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप, सिक्लूडेड वैली, हेवनली लेक। सिक्लूडेड वैली से मैंने नीचे से वार करने वाले की ट्रेजेक्ट्री मोड़ दी। हेवनली लेक से मैंने मून ब्लेड चलाने वाले को एक पल के लिए रोक दिया। इसी बीच डुअल ब्रॉडस्वर्ड्स वाला अपना अगला मूव पूरा कर चुका था और फिर से वार कर रहा था। एक पल में मैंने पैरालिसिस पॉइजन से कोटेड हिडन वेपन्स मून ब्लेड और स्वॉर्ड वाले शैडो गार्ड्स के हाथ और पैर पर फेंके। फिर मैं बिजली की तरह डुअल ब्रॉडस्वर्ड्स वाले की तरफ बढ़ा। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप, एकोइंग वैली, लाल और नीले के बीच। जो रंग उभरा वो बैंगनी यानी पर्पल था। मेरी और शैडो गार्ड्स की थ्रेड्स के बीच वो बैंगनी रंग, जिसका मूल समझ में नहीं आ रहा था, मुझे एक नया रास्ता दिखा रहा था। मैं उस नए रास्ते पर चला। एकोइंग वैली से मैंने डुअल ब्रॉडस्वर्ड्स वाले का अटैक काउंटर किया, कैंग। मेरी तलवार ने उसके डुअल ब्रॉडस्वर्ड्स को साफ 2 हिस्सों में काट दिया। जैसे ही उसका हथियार टूटा, वो डैगर निकालने ही वाला था, पर मैं पहले ही हिडन वेपन फेंक चुका था। क्यूक। वही मूवमेंट, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं लीडर के सामने खड़ा था। तुम हम सबको मार सकते थे, ये ज्यादा आसान था, बिना दर्द के। फिर इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुना? अगर मारना नहीं चाहते थे तो हाथ या पैर काटकर हमें काबू में लाना भी आसान था। गिरते हुए डुअल ब्रॉडस्वर्ड्स वाले को मैंने सिर्फ इतना कहा, तुमने मुझे डेप्यूटी लीडर कहा था। क्यूक, तुम सच में अजीब आदमी हो। अभी जो मूवमेंट था वो लीडर जैसा लग रहा था। अचानक ट्रेजेक्ट्री तोड़ देने वाला अटैक। मुझे कोई लाल थ्रेड नहीं दिखी, फिर भी ट्रेजेक्ट्री टूट गई। क्या तुमने नया नज़रिया पाया है? क्या तुम 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट तक पहुंच गए हो? मैंने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। नहीं, माफ करना, मैं उस रेल्म तक नहीं पहुंचा। तो फिर? बस उसकी झलक मिल रही है। धीरे धीरे उस रेल्म में कदम रख रहा हूं। तीसरा रंग, बैंगनी थ्रेड कभी दिखती कभी गायब हो जाती। ये लगातार नहीं थी, इसलिए उसे हमेशा देखने के लिए मुझे और भी जान मरण की लड़ाई लड़नी होगी। तभी कोई मेरी तरफ बढ़ा, एक पहचानी हुई शख्सियत, शैडो गार्ड्स के दौर का, जिसे मैंने कई बार गार्ड किया था और जो हमेशा काम मुश्किल बना देता था।
क्राउन प्रिंस मैकली ह्यून। जबरदस्त है, डेप्यूटी लीडर की स्किल्स यहाँ तक पहुँच गई हैं, इसीलिए पिताजी ने मुझे भेजा। काफ़ी वक्त बाद मिले योर हाइनेस, अगर आप पहले से देख रहे थे तो बीच में क्यों नहीं आए? बीच में क्यों आता? अगर मैं आता तो मज़ा ख़त्म हो जाता। और मुझे योर हाइनेस मत कहो, आज मैं इंपीरियल फैमिली का नहीं, मैकली क्लैन की एक शाखा का प्रतिनिधि हूँ। मज़ा? आपको पता है ना, पूरी शैडो गार्ड्स आज मेरे हाथों मर सकती थी। क्या ये मज़ा है योर हाइनेस? मुझे योर हाइनेस मत कहो। चलो, तुम ज़िद्दी कर रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ। तुम जानते हो मैं क्राउन प्रिंस क्यों बना? क्राउन प्रिंस ने अपना डोमेन फैलाना शुरू किया। उसकी लाल थ्रेड्स आसपास की जगह को निगलने लगी। मैं बचपन में ही अपने पिता के बराबर की रिफाइनिंग 4th स्टार तक पहुंच गया। 3 फ्लावर्स या जो भी हों, वो मुश्किल से की रिफाइनिंग 1st, 2nd, 3rd स्टार के बराबर हैं। तुम, जो अभी 3 फ्लावर्स में भी नहीं हो, क्या सच में मुझे हरा सकते हो? मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुम्हें ये मज़ेदार लगता है? मज़ा नहीं आ रहा, काफ़ी बात हो गई, अब आ जाओ। वही घमंडी चेहरा, वही आदमी जो एम्परर की रक्षा के दौरान हमेशा शैडो गार्ड्स को नीचा दिखाता था। पर उसका घमंड बेकार नहीं था, वो ताकतवर था। इतना ताकतवर कि पीक मार्शल आर्टिस्ट्स का झुंड भी उसका सामना नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि आम 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट मास्टर को भी जान की बाजी लगानी पड़ती। और मैं अभी 3 फ्लावर्स में भी नहीं था, बस उसकी दहलीज पर खड़ा था। उससे लड़ना मेरी मौत तय थी। फिर भी मेरे होठों पर मुस्कान आ रही थी। हाँ, क्योंकि मर भी गया तो कोई बात नहीं, मैंने एनलाइटनमेंट का सुराग पकड़ लिया है। अगर अगले पल मर जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? शैडो गार्ड्स के सभी सदस्यों, अपना ख्याल रखना, मैं अब मरने जा रहा हूँ। सुबह मैंने वे पा लिया, शाम को मर जाऊं तो भी ठीक है। इस एनलाइटनमेंट को जीने के लिए आज मैं मरूंगा। मैं तलवार हाथ में लिए क्राउन प्रिंस की तरफ दौड़ा। उस हल्की सी बैंगनी थ्रेड को देखकर मुझे लगा मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो मैंने कई रिग्रेशंस के बाद भी कभी हिम्मत नहीं की। मैंने तलवार घुमाई, वो मार्शल आर्ट जो हमेशा मेरे मन में था पर कभी समझ नहीं आया। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स। जैसे ही मैं क्राउन प्रिंस की लाल डिवाइन कॉन्शियसनेस में घुसा, मैंने वो मार्शल आर्ट चला दिया जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स। अगले ही पल सेओ इन ह्यून का अस्तित्व एक भूत की तरह हवा में घुल गया। चैप्टर 24 रिफाइनिंग 3। एक नई दुनिया मेरी आंखों के सामने खुल रही थी। अभी मैं उस दुनिया में पूरी तरह से दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था जैसे ही मैं अंदर गया सब कुछ एकदम बदल जाएगा। वो बैंगनी धागा, पर्पल थ्रेड, उस नए रास्ते की डायरेक्शन को धीरे धीरे समझते हुए मुझे रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स का फॉर्मूला याद आया। अब तक मैं इस फॉर्मूला को रट्टा लगा चुका था, लेकिन एक लफ्ज़ भी समझ नहीं पाया था। इसी वजह से इतनी डिवाइन टेक्निक होने के बावजूद उसे समझना नामुमकिन था। लेकिन अब जैसे ही मैंने उस बैंगनी रास्ते को देखा, अचानक मुझे लगा शायद अब मैं इस मार्शल आर्ट को समझ सकता हूँ। अब समझ आया क्यों हर कोई जो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स पढ़ता था उसे एक अबसर्ड मार्शल आर्ट कहता था। हाँ, ये एक ऐसी मार्शल आर्ट थी जो यांगवो की पूरी मार्शल हिस्ट्री को पलट सकती थी। इसका बेस शायद कल्टिवेटर से बचने और उन पर एम्बुश करने के लिए बना हो, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बिना किसी शक के कल्टिवेटर्स को पकड़ने और मारने के लिए बनी मार्शल आर्ट थी। कई साइकिल्स पहले किम यंग हुन ने भी यही कहा था जब उसने इस टेक्निक को मास्टर किया था। हाँ, सही तरीके से यूज़ किया जाए तो ये मार्शल आर्ट कल्टिवेटर्स को भी मार सकती है। इस टेक्निक का फॉर्मूला मेरे दिमाग में घूमने लगा। मार्शल आर्ट्स के संघर्ष में अगर रंगों का टकराव ही उनकी एसेंस है, तो क्या हम उन रंगों पर ही हमला नहीं कर सकते? पहले ये लाइन बिल्कुल समझ के बाहर थी, जब तक मैं 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट के किनारे तक नहीं पहुंचा था। लेकिन अब मैं समझ रहा था। रंग मतलब इंटेंट, स्पिरिट, विल और इरादा। रंगों पर अटैक करना मतलब सीधा ओपोनेंट के इंटेंट पर वार करना।
सिर्फ इंटेंट ट्रेजेक्टरीज का एक्सचेंज नहीं, बल्कि इंटेंट को ही काट देना और उससे आगे बढ़कर ओपोनेंट की कॉन्शियसनेस को चीर देना। यही रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स का असली सार था। जो डिवाइन टेक्निक किम यंग हुन ने दिखाई थी, जिसमें वो एक फैंटम की तरह गायब हो गया था, वो उसकी स्पीड नहीं थी। वो टेक्निक मेरी कॉन्शियसनेस को सीधा काट रही थी। मुझे कुछ पल के लिए उसका वजूद महसूस ही नहीं होने दे रही थी। शुक। मेरी तलवार क्राउन प्रिंस की कॉन्शियसनेस के फ्लो में घुस गई। हर इंसान की कॉन्शियसनेस के अपने फाइबर्स होते हैं। बैंगनी धागे के जरिए उन फाइबर्स के बीच के गैप्स को निशाना बनाकर मैंने अपनी इंटेंट को उस फॉर्मूला के मुताबिक कॉन्सेंट्रेट किया और उसकी कॉन्शियसनेस पर वार कर दिया। पाठ। उसकी कॉन्शियसनेस के किनारे फट गए। मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, लेकिन उसकी नज़रों में मैं एक फैंटम की तरह गायब हो चुका था। मैं कल्टिवेटर के ब्लाइंड स्पॉट में घुस चुका था। आम मार्शल आर्टिस्ट कल्टिवेटर के कॉन्शियसनेस डोमेन में कुछ भी महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वो पूरी तरह से दब जाते हैं, और कल्टिवेटर हर एक मूवमेंट महसूस कर लेता है। लेकिन रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स, ये टेक्निक कल्टिवेटर के ब्लाइंड स्पॉट को चीरती है और मार्शल आर्टिस्ट को ऐसा बना देती है जिसे कल्टिवेटर भी ट्रैक नहीं कर पाता। एक ऐसी मार्शल आर्ट जो पल भर के लिए मार्शल आर्टिस्ट और कल्टिवेटर को बराबर कर देती है। ये है मॉर्टल्स द्वारा बनाई गई मार्शल आर्ट जो कल्टिवेटर्स को पार करने के लिए थी। क्राउन प्रिंस के कॉन्शियसनेस के फाइबर्स को काट काट कर मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया और अपनी तलवार उठा ली। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप। ट्रांसेंडिंग पीक्स। पार्ट। स्वॉर्ड सिल्क से ढकी मेरी तलवार सीधा उसकी गर्दन पर गई। कांग। मेटल के टकराने की आवाज गूंज उठी। एक ट्रांसलूसेंट डिफेंसिव स्पेल अचानक उसके इर्द गिर्द फैल गया। हुक, तुमने क्या चाल चली? मेरी अचानक डिसअपियरेंस और क्लोज रेंज अटैक से हिला हुआ उसने तुरंत स्पेल सील बनाया। क्वांग। एनर्जी लहराई, हवा का फ्लो पूरी तरह बदल गया। पुरुंग। जबरदस्त रिकॉइल ने मुझे पीछे फेंक दिया और क्राउन प्रिंस के इर्द गिर्द एक छोटा सा व्हर्लविंड बन गया। अच्छी ट्रिक्स है, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये सब एक सच्चे कल्टिवेटर के सामने बेकार है। पियांग। व्हर्लविंड से कई विंड ब्लेड्स मेरी तरफ शूट हुए। मैं जल्दी से पीछे हटा, उसके कॉन्शियसनेस डोमेन से बाहर आ गया। बाहर से इंटेंट का फ्लो बिल्कुल साफ दिख रहा था। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप। स्ट्रेंज स्टोन। बूम बूम बूम। डिफेंसिव और ऑफेंसिव स्टांस में मैंने सारे विंड ब्लेड्स को डिफ्लेक्ट किया और फिर से उसके डोमेन में घुसने की तैयारी की। लेकिन तभी क्राउन प्रिंस ने एक और स्पेल सील बनाया और मेरे अपर बॉडी जितना बड़ा विंड बुलेट सीधा मेरी तरफ आया। मुझे डॉज करना होगा। मैं भौचक्का सा हो गया और एजिलिटी टेक्निक लगाते हुए मकली क्लैन के क्षेत्र के घरों के बीच भाग गया। क्वैंग क्वैंग क्वैंग। विंड बुलेट्स ने कई झोपड़ियां गिरा दी। लाशें और खून की धाराएं फैल गईं। मुझे उस व्हर्लविंड के पास जाना होगा। मैं उसके व्हर्लविंड को देखकर जीभ चबा गया। हर हवा का रेशा एक विंड ब्लेड है। अगर पास गया तो सीधा चीरा जाऊंगा, और मान लो पास पहुंच भी गया तो भी क्राउन प्रिंस का डिफेंसिव स्पेल बचा रहेगा। मेरी स्वॉर्ड सिल्क उस स्पेल को तोड़ने के लिए काफी नहीं है। सब कुछ कैसे तोड़ूं? क्वैंग क्वैंग क्वैंग। गलियों में भागते हुए मैं कल्टिवेटर्स के घरों को शील्ड बनाकर उसके अटैक से बचता रहा। डॉजिंग मुश्किल नहीं थी जब तक मैं उसके इंटेंट का फ्लो बाहर से देख सकता था। लेकिन सच्चाई ये थी, मार्शल आर्टिस्ट की इंटरनल एनर्जी कल्टिवेटर की स्पिरिचुअल एनर्जी से ज्यादा इम्प्योर होती है। चाहे जितनी भी इंटरनल एनर्जी हो, मार्शल आर्टिस्ट पहले थक जाता है। मुझे इससे लंबा नहीं खींचना, मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा, और उसके लिए अभी इसी पल मुझे 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट में चढ़ना होगा। इस क्लू को अभी पकड़ना होगा, मरने के संकल्प के साथ। तड़ाहट। ट्रांसेंडिंग पीक स्टेप से एक छत पर चढ़कर मैंने अपनी तलवार विंड बुलेट्स की तरफ थ्रस्ट की। बुवूंग क्वैंग।
असेंडिंग वेन से ऊपर की तरफ काटते हुए विंड बुलेट्स 2 हिस्सों में टूट गए और अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। जिंग जिंग जिंग। मेरा हाथ कांप रहा है। सच में विंड बुलेट्स में भरी हुई ताकत खौफनाक थी। तलवार पकड़ने वाला हाथ बेहद दर्द कर रहा था। मैं इन अटैक्स को लेते रहूंगा। मैंने डॉज करना छोड़ दिया और सीधा विंड बुलेट्स और विंड ब्लेड्स पर तलवार चलाता रहा। उनका इंटेंट सीधा मुझ पर था। दोनों तरफ से आते हमलों को देखते हुए मैंने अपनी स्टांस जमाई। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप, लैंडस्केप पेंटिंग। तिरछे स्लैश बाएं दाएं घूमे, आते हुए विंड ब्लेड्स को काट दिया। लेकिन उनके पीछे और भी एंडलेस विंड ब्लेड्स आ रहे थे। ये रुक ही नहीं रहे। मैं लगातार स्वॉर्ड मूव्स करता रहा। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप, जॉय ऑफ माउंटेन्स एंड पीक्स, फ्लोइंग रिज, स्ट्रेंज स्टोन, बोल्डर्ड क्लिफ। लगातार घूमते हुए विंड बुलेट्स को चीरता, काटपीट करता, डिफेंसिव और ऑफेंसिव स्टांस में आगे बढ़ता गया। शुक शुक। धीरे धीरे नाप तौलकर एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। कंधा, कमर, गाला, रान। जहां जहां विंड ब्लेड्स लगे वहां का मांस चिथड़ों में बदल गया। मुझ पर चढ़ने की हिम्मत, मर जा। क्राउन प्रिंस ने हाथ जोड़कर स्पेल सील बनाया। उसके इर्द गिर्द घूमता व्हर्लविंड तेज हो गया और उसमें से निकलने वाली अनेक विंड ब्लेड्स धीरे धीरे एक दूसरे में मिलने लगी। कुछ ही पलों में उनका रूप बदल गया। एक विशाल पक्षी का आकार बन गया। गहरी लाल रंग की कॉन्शियसनेस सीधी मुझ पर तान दी गई। भयंकर किलिंग इंटेंट ने पूरे स्पेस को चीर दिया जहां मैं खड़ा था। मैं इसे रोक नहीं सकता, मैं इसे बचा नहीं सकता। जैसे ही ये मुझ पर उड़ेगा, मैं मर जाऊंगा। ये बात मैं इंस्टिंक्टिवली जानता था। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे जरा भी घबराहट नहीं थी। मैं बस लाल रंग के बीच चमकते उस हल्के बैंगनी धागे को बिना सोचे फॉलो करता रहा। पर्पल का मतलब क्या है? नीला रंग सेल्फ प्रोटेक्शन का धागा होता है, इसलिए वो मुझसे निकलता है। लाल रंग किलिंग इंटेंट का धागा होता है, इसलिए वो दुश्मन से आता है। तो फिर बैंगनी क्या है? अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे लाल और नीले धागे आपस में मिल रहे हों, बिल्कुल टाइची की तरह। नीला लाल के मुकाबले कमज़ोर था, लेकिन फिर भी वो लाल के साथ घुल रहा था। और लाल और नीले के बीच एक बैंगनी धागा एक नया रास्ता खोल रहा था। पर्पल लाल और नीले के मिलन से पैदा होता है। दुश्मनी और अपनी इच्छा, खुद को बचाने का इरादा और मारने का इरादा, ये दोनों एक साथ कैसे मिल सकते हैं? अचानक मैंने अपनी स्टांस देखी और मैं खुद हैरान रह गया। इस भयंकर हमले के सामने मैंने सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप का पहला मूव ले रखा था, ट्रांसेंडिंग पीक्स। क्या मैं जीना नहीं चाहता? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा जीना चाहता था। तो फिर इस स्टांस का मतलब भी यही था कि मेरा जीने का इरादा मुझे यहीं ले आया है। समझ गया। ये सिर्फ ट्रांसेंडिंग पीक्स नहीं है। ट्रांसेंडिंग पीक्स सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप का शुरुआत भी है और अंत भी। इसलिए ये सेवरिंग माउंटेन के अल्टीमेट टेक्निक का इनिशियल फॉर्म भी हो सकता है। कीक! विशाल पक्षी मेरी तरफ झपटता है। मैं सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप का 22वां रूप शुरू करता हूँ। सेवरिंग माउंटेन, ट्रांसेंडिंग पीक्स, एंटरिंग माउंटेन, असेंडिंग वेन, फ्लोइंग रिज, बोल्डर्ड क्लिफ, स्ट्रेंज स्टोन, डीप माउंटेन, सिक्लूडेड वैली, लैंडस्केप पेंटिंग, ड्रैगन वेन, क्लिफ एज, 12 लाइट्स इमर्जिंग पीक। मैं पहले सीधा हॉरिजॉन्टल स्लैश करता हूँ, फिर तलवार ऊपर उठाकर सीधा वर्टिकल कट, फिर तिरछा छेदता हूँ और तुरंत घूमकर डिफेंसिव ऑफेंसिव स्टांस में आ जाता हूँ। बॉडी एडजस्ट करता हूँ और ऊपर की तरफ एक तेज स्लैश के साथ आगे बढ़ता हूँ। मैं दुश्मन की ताकत को मोड़कर बेअसर करता हूँ और कई बार तिरछे वार करता हूँ। एक पल में मैं सोर्ड सिल्क को और तेज करता हूँ, एक जोरदार वर्टिकल स्लैश के साथ। फिर स्पीड बदलता हूँ, ऊपर की तरफ वार करता हूँ और 12 धाराएं सोर्ड सिल्क की छोड़ देता हूँ। ये सब कुछ एक पल में होता है। मैं लगातार पागलपन की हद तक सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप चलाता हूँ, बस उस बैंगनी धागे के पीछे भागते हुए। विशाल पक्षी की ताकत और बढ़ जाती है।
उसके शरीर से निकलती विंड ब्लेड्स मेरे पूरे शरीर पर जख्म छोड़ जाती हैं, कहीं काट, कहीं चीराव। मेरी नज़र धुंधली होने लगती है, शायद ज्यादा खून बहने की वजह से। बस थोड़ा और, सिर्फ थोड़ा और। तलवार चलाते रहो, उस रंग के और करीब पहुंच जाओ, चाहे अगले ही पल मौत क्यों ना आ जाए। अगर मेरे पास प्रतिभा कम है, जॉय ऑफ माउंटेन्स एंड पीक्स, ची माउंटेन, हार्ट हेवन, लेयर्ड माउंटेन, माउंटेन टाइगर, माउंटेन एंड वैली ट्रांसफॉर्मेशन, एकोइंग वैली। अगर मेरे पास प्रतिभा कम है तो मुझे पागल होना पड़ेगा। अब मरना भी ठीक है, बस मुझे रास्ता दिखा दो। उसी पल मैं अपनी तरफ आती विशाल लाल इंटेंट को देखकर सोचता हूँ, शायद मार्शल आर्ट्स के संघर्ष में ना मैं होता हूँ न तुम। अब तक मैं मानता था कि दूसरों का इंटेंट हमेशा लाल होता है, लेकिन अगर नज़रिया बदल दूं तो उनके लिए उनका इंटेंट नीला है और मेरा लाल। मैं सोचता था कि पीक मार्शल आर्टिस्ट्स की दुनिया सिर्फ मेरा इंटेंट और तुम्हारा इंटेंट से बनी होती है, लेकिन शायद ये सोच ही गलत थी। दूसरों का इंटेंट और मेरा इंटेंट शायद बस नज़रिए का फ़र्क है। हो सकता है वो सब एक ही रंग हो। मैं आंखें बंद करता हूँ और फिर खोलता हूँ। नज़रिया बदलते ही मेरा इंटेंट लाल दिखता है और विशाल पक्षी का नीला। फिर पलक झपकता हूँ, रंग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन मैं समझ चुका हूँ, अगर इंटेंट असल में एक ही चीज़ है तो फिर सिर्फ मेरी मार्शल आर्ट्स ही बची है। मेरे रंग और क्राउन प्रिंस के रंग के बीच की सीमा धीरे धीरे मिटने लगती है। लाल और नीला घुल जाते हैं और मेरी आंखों के सामने पूरी दुनिया बैंगनी रंग में डूब जाती है। मेरा शरीर रियल टाइम में चिथड़ों में बदल रहा था, लेकिन उसी पल मैं एक अजीब सी आनंद अवस्था में घुस रहा था। मार्शल आर्ट्स कभी अकेली पूरी नहीं होती। मार्शल आर्ट्स को साथ नाचने के लिए एक साथी चाहिए होता है। समझ गया। मैं आखिरकार 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट के रेल्म को समझ गया। ये एक कनेक्शन का रेल्म है, एक ऐसा रेल्म जहां मेरे और दुश्मन के इंटेंट के बीच की सीमा मिट जाती है और मैं उनके इंटेंट को और ज़्यादा सीधा और ज़्यादा गहरा समझ सकता हूँ। दुश्मन के इंटेंट को समझकर मैं अपने हर मूवमेंट को परफेक्ट बना सकता हूँ। मैं क्राउन प्रिंस के इंटेंट के अंदर अपनी सारी टेक्निक्स को मिरर करता हूँ और समझ जाता हूँ कि मैंने कितनी एनर्जी बर्बाद की थी, कितने बेकार मूवमेंट्स मैंने स्वॉर्ड मूव्स के दौरान किए थे। मैं गहरी सांस लेता हूँ। अपनी स्वॉर्ड चलाते वक्त जो इंटरनल एनर्जी बिना सोचे उड़ा दी थी, मैं उसे वापस इकट्ठा करता हूँ। जमीन पर गिरे हुए पैरालिसिस पाउडर से जमे हुए शैडो गार्ड्स सेउ इनहेन और क्राउन प्रिंस के बीच का ड्यूअल देख रहे थे। इतनी कम उम्र में भी बेइंतहा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखने वाला वेटरन, यही था उनका पहला असेसमेंट जब सेउ इनहेन शैडो गार्ड में आया था। ऐसा अनुभव संपन्न मास्टर जो दशकों से अपनी कला को निखार रहा था, फिर भी शैडो गार्ड्स में से कोई नहीं मानता था कि वो क्राउन प्रिंस को हरा सकता है, क्योंकि वो एक कल्टिवेटर था, मार्शल आर्टिस्ट से बिल्कुल अलग स्तर का वजूद। सच में सेउ इनहेन क्राउन प्रिंस से लड़ते हुए रियल टाइम में चिथड़ों में बदल रहा था, खून उगल रहा था, जख्मों और छेदों से भरा हुआ। लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ता रहा। सब जानते थे ये एक बेकार की कोशिश है, ये संघर्ष बेअसर है। तब अचानक शैडो गार्ड्स की आंखें फट गईं। सेउ इनहेन ने अपनी सोर्ड्समैनशिप चलानी शुरू की, लेकिन ये सोर्ड्समैनशिप कम, एक तलवार नृत्य ज्यादा लग रही थी। मूवमेंट्स बिल्कुल साफ, एक भी एक्स्ट्रा हरकत नहीं। और जो बात उन्हें सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी, वो अब होने वाली थी। सेल ऑन हियन का इंटेंट धीरे धीरे इतना रिफाइंड हो गया कि इवन मिड पिनिकल गार्ड्स भी उसे समझ नहीं पा रहे थे। जो इंटेंट अब तक उसके इर्द गिर्द फैला हुआ था, अचानक 3 बिंदुओं में सिमट गया। 3। उसके सर के ऊपर 3 फूल खिल उठे। 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट। वो 3 फूल कुछ पल हवा में ठहरे, फिर अचानक उसकी नाक और मुंह के जरिए अंदर समा गए। हुप! सारी बर्बाद हुई एनर्जी एक साथ वापस लौट आई। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप चलाते वक्त जो इंटरनल एनर्जी खर्च हो चुकी थी, वो पल भर में पूरी तरह भर गई।
मुझे अचानक समझ आ गया लीडर ने क्यों कहा था कि एकोइंग वैली का संबंध 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट से है। एक ऐसी टेक्निक जो दुश्मन की ताकत को ग्रहण करके उसी को पलट देती है। एक तरह से ये दुश्मन के साथ इंटेंट एक्सचेंज करने का अभ्यास था और अंत में कनेक्शन तक पहुंचने का रास्ता। धन्यवाद ह्युंगनिम। मैं अपनी पिछली जिंदगी के किम यंग हुन को दिल से धन्यवाद देता हूँ और तलवार चलाता रहता हूँ। यहाँ ना तुम हो ना मैं, यहाँ सिर्फ मार्शल आर्ट्स है। अब मुझे समझ आ गया क्यों 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट के मास्टर्स नो माइंड की बात करते थे। ये कोई मेटाफिजिकल बात नहीं थी, बल्कि एक प्रैक्टिकल सलाह। ऐसी अवस्था तक पहुंचना जहां ना तुम्हारा इंटेंट हो और ना सामने वाले का। माउंटेन एकोज, वैली रिस्पॉन्स, 9 माउंटेन्स 8 सीज। नो माइंड की अवस्था में मैं अपनी तलवार चलाता हूँ। एक भी मूवमेंट बेकार नहीं, हर वार हर कदम सब कुछ बिल्कुल सही। बैंगनी रेल्म में नीले और लाल के परे मैं अपनी तलवार में इंटेंट भरता जाता हूँ। अगर मार्शल आर्ट्स में ना तुम हो ना मैं, तो ना तुम्हारा इंटेंट होता है ना मेरा। स्वॉर्ड सिल्क तलवार के साथ एक हो जाती है और उसमें एनर्जी भर जाती है। अगर स्वॉर्ड सिल्क स्वॉर्ड इंटेंट की रियलाइजेशन है, तो अगला कदम स्वॉर्ड इंटेंट को दुनिया के फ्लो के इंटेंट से जुड़ना चाहिए। पिएट स्वॉर्ड सिल्क इवॉल्व हो जाती है। तलवार के इर्द गिर्द जो हल्की सी ऑरा थी, वो घनी होकर चमकने लगती है। ऐसा लगता है जैसे तलवार पर तारों की रोशनी सजा दी गई हो। स्वॉर्ड गैंग। अब मुझे समझ आ गया क्यों पहले अपनी सारी इंटरनल एनर्जी झोंकते हुए भी मैं स्वॉर्ड गैंग को 1 सेकंड से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाता था। क्योंकि मार्शल आर्ट्स सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं होती, दुश्मन का इंटेंट और दुनिया का इंटेंट दोनों का जुड़ना ज़रूरी है, तब जाकर मार्शल आर्ट्स पूरी होती है। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप, हेवनली लेक। मैं एक साफ झील की तरह बन जाता हूँ और अपनी तलवार से विशाल पक्षी के फ्लो को स्वीप करता हूँ। वो एक स्पेल बॉडी थी जिसमें ना मेरिडियंस थे ना चैनल्स, फिर भी मुझे लगता है मैं उसकी स्ट्रक्चर को समझ रहा हूँ। विशाल पक्षी के अंदर इंटेंट का फ्लो बिल्कुल साफ दिख रहा था। उसकी सारी ताकत एक पल में मेरी तलवार में खींच ली गई। तलवार को शीध करते हुए मैं सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप का अल्टीमेट टेक्निक चलाता हूँ। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप अल्टीमेट मूव। सेवरिंग माउंटेन चाक। तलवार दोबारा निकालते ही मैं उसे विशाल पक्षी की तरफ छोड़ देता हूँ। मेरी तलवार पर चमकता हुआ स्वॉर्ड गैंग साफ दिख रहा था। चूं! स्वॉर्ड गैंग विशाल पक्षी को पूरी तरह चीर देता है। मैं गहरी सांस लेता हूँ। व्हर्लविंड के अंदर दांत पीसते हुए क्राउन प्रिंस को मैं शांत नज़रों से देखता हूँ। हाँ, तुम सिर्फ एक स्पेल तोड़ दी तो खुश हो गए। ये लो, ये भी ले लो। इस बार अनगिनत विंड ब्लेड्स मिलकर एक विशाल ड्रैगन का रूप ले लेती हैं, लेकिन इस बार मुझे जरा भी नहीं लगा कि ये मुझे मार सकता है। तड़ाक! मैं ट्रांसेंडिंग पीक स्टेप के साथ उसकी तरफ दौड़ पड़ता हूँ। कूंग! विंड ड्रैगन गरजता है और मेरी तरफ लपकता है। फुट टेक्निक चलाते हुए मुझे एक और बात समझ आती है। माउंटेन लॉर्ड मार्शल आर्ट्स और ट्रांसेंडिंग पीक स्टेप असल में एक ही टेक्निक थी। अपनी प्रतिभा की कमी की वजह से मैं पहले ये नहीं समझ पाया। 3 फ्लावर्स की अवस्था में पहुंचकर मैं आखिरकार समझ सका किम यंग हुन ने इस फुट टेक्निक में कौन सा इरादा छोड़ा था। माउंटेन लॉर्ड ट्रांसेंड्स ग्रेट पीक्स और फिर उड़ान भरता है। माउंटेन लॉर्ड्स सॉरिंग फ्लाइट। मैं उछलकर विंड ड्रैगन को छोड़ता हुआ सीधा क्राउन प्रिंस के डोमेन में घुस जाता हूँ। संभल जाओ योर हाइनेस। अब रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स चलाने में कोई बंधन नहीं रहा। जैसे ही मैं उसके डोमेन में गया, उसकी कॉन्शियसनेस का फ्लो मेरे पूरे शरीर पर बह गया। सीक्रेट्स ऑफ गेजिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके मैं अपना इंटेंट और तेज करता हूँ और सीधा उसकी कॉन्शियसनेस को काट देता हूँ। अभी कुछ पल पहले मैं एक नशे सी अवस्था में काट रहा था, लेकिन अब मैं पूरी तरह सचेत हूँ और सिंगल फॉर्म में एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ। हाँ, फिर से ट्रिक्स। सच में सोचता है इस व्हर्लविंड को चीर पाएगा? क्राउन प्रिंस के इर्द गिर्द घूमता व्हर्लविंड हजारों
नहीं, 10,000 विंड ब्लेड्स का संग्रह था। फिर भी मुझे एक नया विश्वास महसूस होता है। मैं इसे काट सकता हूँ। स्पेल का सबसे कमज़ोर बिंदु, जहाँ विंड ब्लेड्स का रोटेशन सबसे धीमा था, मैं सीधा वही निशाना बनाता हूँ। कांग! दर्जनों, सैकड़ों विंड ब्लेड्स मेरी तरफ लपकती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। उनका इंटेंट मैं महसूस कर सकता हूँ। कांग कांग कांग! लैंडस्केप पेंटिंग। हर दिशा में दर्जनों स्लैशेस फैल जाते हैं, विंड ब्लेड्स को झाड़ते हुए, और मैं सफलता से व्हर्लविंड के अंदर घुस जाता हूँ। अंदर क्राउन प्रिंस की कॉन्शियसनेस और भी घनी, और भी कठिन थी काटने के लिए। कोई बात नहीं, इस डिस्टेंस पर मेरी तलवार उस तक पहुंच सकती है। मैं अपनी तलवार में स्वॉर्ड गैंग भर देता हूँ। पियाट! चमकीली सफ़ेद रोशनी मेरी तलवार से फूट पड़ती है। क्राउन प्रिंस में मुझे तब देखा और वो कांप गया। पहले स्वॉर्ड सिल्क डिफेंसिव स्पेल को नहीं चीर पा रही थी, लेकिन स्वॉर्ड गैंग अलग है। कुएंग! एक ही वार में क्राउन प्रिंस का डिफेंसिव स्पेल शीशे की तरह टूट जाता है। क्रियैक! चाक! मेरी तलवार उसकी गर्दन का एक हिस्सा चीर देती है। पियाट! क्राउन प्रिंस घबराकर विंड स्पेल चलाकर बच जाता है। पहली बार उसकी आंखों में डर उभर आता है। हीक! मत आओ, दूर रहो, मुझसे दूर रहो। पियाट! मैं दोबारा रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टीवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके उसकी कॉन्शियसनेस को काट देता हूँ। जैसे ही मैं उसकी नज़रों से गायब होता हूँ, उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है। जाओ, दूर हो जाओ, मुझसे दूर रहो। कुआ! हवा का तूफान गरज उठता है। मुझे ना देख पाने के डर में वो अंधाधुंध विंड हर दिशा में फेंकता है, लेकिन मैं उस हवा को चीरकर फिर से उसके पास पहुंच जाता हूँ। चाक! स्वॉर्ड गैंग के साथ मैं उस पर दोबारा वार करता हूँ। क्राउन प्रिंस चीख पड़ता है और एक और स्पेल चलाकर बाल बाल बच जाता है। मर जाओ, बस मर जाओ! पाठ। जैसे ही उसने मंत्र चैंट किया और एक और मुद्रा बनाई, एक बार फिर से बड़े बड़े स्पेल्स फूट पड़े। कभी जायंट बर्ड, कभी विंड ड्रैगन, कभी फीनिक्स और कभी किलिन के रूप में। पर अब जब मैं पूरी तरह 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट के रेल्म में आ चुका था और रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा था, ये सब मेरे लिए बिल्कुल बेकार थे। शूक! मैं डीप माउंटेन के साथ सीधा जायंट बर्ड पर झपटा और उसे काट दिया, फिर फ्लोइंग रिज के साथ विंड ड्रैगन को छेद दिया। बाकी स्पेल्स को माउंटेन लॉर्ड सोरिंग फ्लाइट से डॉज करता हुआ मैं सीधा क्राउन प्रिंस का पीछा करता रहा। वो बार बार पावरफुल स्पेल्स चलाकर मुझसे बचने की कोशिश कर रहा था, पर अब हालात उलट चुके थे। हुक! वर्क! क्राउन प्रिंस बुरी तरह हाँप रहा था, भागते हुए लगातार इनकैंटेशंस बना रहा था। मैं जो अपनी इंटरनल एनर्जी बिना किसी वेस्ट के यूज़ कर रहा था, और वो जो बार बार बड़े स्पेल्स चलाकर कुछ भी हिट नहीं कर पा रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। जस्ट डाई प्लीज, बस मर जा। अगला वार और सब खत्म। मैंने की माउंटेन हार्ट हेवन की स्टांस ली और गहरी सांस भरी। तभी क्रिक! भागते भागते क्राउन प्रिंस अचानक डायरेक्शन बदलकर एक स्पेल के साथ जंप करता है। की माउंटेन हार्ट हेवन। शूक! मेरा स्वॉर्ड गैंग सीधा उसके पैरों की तरफ बढ़ता है और दोनों पैर अलग हो जाते हैं। क्रैक! डैम इट ऑल! एक मार्शल आर्टिस्ट कैसे? तेज दर्द में वो मुझ पर घूरता है। तुम्हें क्या लगता है जो तुम कर रहे हो वो सही है? जिन क्लैन जिनके साथ तुम हो, क्या वो अलग है? मैं चुपचाप अपनी तलवार उठा लेता हूँ। हाँ, तुमने सालों पहले फादर से ब्लेसिंग पिल ली थी। ब्लेसिंग पिल और रिवाइवल पिल दोनों एक ही चीज से बनती है। वो बोलता जा रहा था जैसे पागल हो। और की बिल्डिंग पिल के बारे में जानते हो? की रिफाइनिंग से की बिल्डिंग जाने के लिए जो खाते हैं। मैं तलवार उठाए रखता हूँ। की बिल्डिंग पिल 100 साल की इंसानी जान, वाइटल एनर्जी और एसेंस से बनती है। 99% से ज्यादा की बिल्डिंग कल्टीवेटर्स वही खाकर ऊपर जाते हैं। तुम्हारा जिन क्लैन भी कोई अलग नहीं, सब इंसानों की जान खाते हैं।
तुमने ब्लेसिंग पिल खाई, तुम भी अलग नहीं। पुक। मैंने उसके सीने पर लात मारी। वो खून उगलता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। पर मैं भी हाँप रहा था। मेरा खून बहुत बह चुका था। कई जगह फ्लैश पूरी तरह फट चुकी थी। मेरी थाई सुन्न होती जा रही थी। मैं नीचे पड़े क्राउन प्रिंस को देखता हूं, फिर अपनी जेब से एक सिल्क बॉक्स निकालता हूं। अंदर ब्लेसिंग पिल, चमकीला सा हल्का लाल रंग, एक लेजेंडरी दवाई जो जिंदगी के 10 साल बढ़ाने के लिए मशहूर थी। आज मुझे समझ आ गया था उस लाल रंग का असली मतलब क्या था। टुक, क्रंच। मैंने पिल उसके पास फेंकी और अपने पैर से कुचल दिया। फिक्र मत करो, मैं कभी भी ऐसी गंदी दवा नहीं खाऊंगा जो तुम कल्टीवेटर्स इंसानों की जान से बनाते हो। आग भड़क रही थी। मैकली क्लैन का बेस जिन क्लैन के फायर स्पेल से जल रहा था। ऊपर की बिल्डिंग कल्टीवेटर्स के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। किम योंग हुन भी वहीं लड़ रहा था। मुझे जल्दी करनी होगी मदद के लिए। शायद ब्लेसिंग पिल खाई होती तो थोड़ा और चल पाता, पर मुझे कोई पछतावा नहीं था। मैं कभी भी इंसानों की बलि से बनी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। स्लैंग। मैं अपनी तलवार उठाता हूं। अलविदा। मैं वार करता हूं। शूक। क्या? मेरा शरीर उल्टा क्यों लग रहा है? फिर मुझे एहसास होता है मेरी गर्दन खाली लग रही है। समझ गया, मेरा सर कट चुका है। क्राउन प्रिंस के गले के नेकलेस से निकले एक अचानक विंड ब्लेड ने वो वार किया था जिसे मैं ना ब्लॉक कर सकता था ना डॉज। मुझे काटना है, आखिरकार उस रेल्म तक पहुंचकर, थोड़ा और काम आने के लिए। क्या मैं ऐसे ही मरूंगा? नहीं, अगर मरना भी हो तो कुछ करके। मैं काटूंगा, मरने के बाद भी। हुक। मैकली ह्यून यानी यांगुओ का क्राउन प्रिंस हाँपता हुआ देखता है से उन हियोन का सर कटा शरीर। मैं बच गया। उसका लाइफ सेविंग मैजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट हो चुका था। एक बार का यूज की बिल्डिंग कल्टीवेटर के बराबर का वार। वो पागल जैसे हंसने लगता है। जीत गया, मैंने इस मॉडल को हरा दिया। तुम कभी कल्टीवेटर्स की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। वो खून खांसने लगता है। ज्यादा स्पेल्स का ओवर यूज, स्पिरिचुअल पावर खत्म, पैर हिल नहीं रहे। स्पिरिट स्टोन से पावर रिकवर करनी होगी। वो आसमान की तरफ देखता है। यहां मार्शल आर्टिस्ट्स के साथ एक मॉन्स्टर भी आया है। मुझे भागना होगा। तभी रिगल से उन हियोन का सर कटा शरीर हिलने लगता है। क्या? मैकली ह्यून आंखें फाड़ कर देखता है। सिर के बिना शरीर एक स्टांस ले रहा है। नहीं, ये क्या हो रहा है? कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं, कोई जियांगशी नहीं। ये कैसे चल रहा है? वो भागना चाहता है पर पैर काम नहीं करते। और तब से उन हियोन की इंटेंट उसकी कॉन्शियसनेस को पकड़ लेती है। ऑब्सेशन, एक भयंकर अंधा जुनून, सामने खड़े दुश्मन को काट डालने का। बकवास, एक मॉडल में ऐसी ऑब्सेशन कैसे? शरीर तलवार उठाता है। एनर्जी जमा नहीं हो रही, पर मैकली ह्यून बिल्कुल हेल्पलेस था। तलवार चलती है। ये नामुमकिन है। एक मॉडल इतना जिद्दी कैसे? तुम मरकर भी क्यों नहीं रुकते? वो शरीर जिसने जिंदगी भर मार्शल आर्ट्स को तराशा, वो हाथ जो दशकों तक तलवार पकड़ते रहे, जिंदगी भर की साधना मौत के बाद भी शरीर को चला रही थी। क्यों? मरने के बाद भी क्यों लड़ रहे हो? सूश। तलवार ने मैकली ह्योन के मुंह का ऊपर का हिस्सा साफ काट लिया। उसकी आंखें खुली रह गईं, डर और डिसबिलीफ के साथ। से उन हियोन का सर कटा हुआ सिर हल्की सी मुस्कान लिए था। इस तरह एक आदमी की जिंदगी खत्म हुई जिसने खुद को बिना रुके तराशा। ये था से उन हियोन का 5वां रीबर्थ। ट्रांसलेटर नोट्स: अब हेडलेस इयॉन एक नए वर्ल्ड में दुराहन बनकर इसे इकाई होता है। दी एंड।
वैसे फोर्थ साइकिल यहीं खत्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा? मुझे लगता है हर साइकिल के साथ से उन ह्योन और गहरा होता जा रहा है। थर्ड साइकिल में उसने सीखा अगर टैलेंट ना हो तो पागल होना पड़ता है। इस साइकिल में अगर सुबह एनलाइटनमेंट मिल जाए तो शाम को मौत भी कबूल है। अगला साइकिल मेरा फेवरेट है। बीच में थोड़ा स्लो लगेगा पर एंड के लिए वेट करना पूरा वर्थ इट होगा। चैप्टर 25 फिफ्थ साइकिल पहला दिन। जैसे ही मैंने आंखें खोली एक जाना पहचाना सा सेंट हवा में घुल गया। ये फॉरेस्ट असेंशन पाथ था। मैं फिर से लौट आया हूँ। सबसे पहले मैंने बिना एक पल गवाए जियोन म्योंगहुन के स्लीप एक्यूपॉइंट पर उंगली रखी, जो कुछ कहने ही वाला था, और वो पल भर में गहरी नींद में चला गया, इतनी तेज कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। पता नहीं क्राउन प्रिंस को काट पाया या नहीं। मुझे याद था कि मेरा शरीर हिला था, पर पूरी तरह यकीन नहीं था। क्या मैं सच में कुछ मदद कर पाया? मुझे पहले कभी पता नहीं था कि कल्टिवेटर्स के पास ऐसी चीज़ें होती हैं। नेचुरली नए रेल्म पर पहुंचकर मैं थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गया था। जैसे मार्शल आर्टिस्ट्स अक्सर अपनी असली ताकत का 30% छुपा कर रखते हैं और लाइफ सेविंग हर्ब्स को सीक्रेट में रखते हैं, वैसे ही कल्टिवेटर्स के पास भी कुछ ऐसा होना बिल्कुल लॉजिकल था। उसने एंड तक यूज़ नहीं किया, मतलब वो उसकी अपनी पावर नहीं थी। ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कोई एक्सटर्नल मैजिकल डिवाइस थी। अगली बार जब किसी कल्टिवेटर से सामना होगा, सबसे पहले उसके पास लाइफ सेविंग आर्टिफैक्ट्स हैं या नहीं, ये चेक करना होगा। मैंने गहरी सांस ली, अपने जवान शरीर में दौड़ती हुई वाइटैलिटी को महसूस किया। रिग्रेशन बिल्कुल साफ थी। पिछली जिंदगी में मैं 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट तक पहुंच गया था। वो एक ऐसा रेल्म था जिसका मैं हमेशा सपना देखता आया था, और पिछली लाइफ में वो मेरा सबसे बड़ा गोल था। लेकिन मैं बहुत जल्दी मर गया। पहले के सभी लाइव्स में मैं अपनी नेचुरल लाइफ स्पैन के हिसाब से मरा था, लगभग 50 साल, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। पर फोर्थ साइकिल में पहली बार मैं अपनी उम्र से पहले ही मर गया। अफसोस है, अगर मैं कुछ और डेकेड जिंदा रहता और अपनी एनलाइटनमेंट को और पॉलिश करता तो शायद 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू दी ओरिजिन तक भी पहुंच जाता। छोड़ो, अब इस पर सोचने का कोई फायदा नहीं। मैंने हल्की सी सांस भरी और सिर हिला दिया। सब कुछ अब पास्ट बन चुका था। एक और जिंदगी मिलना खुद में एक चमत्कार था। मैंने खामोशी से इस नए जीवन के लिए शुक्रिया अदा किया। देखो डेप्यूटी मैनेजर सर, जियोन म्योंगहुन उठ ही नहीं रहे, जितना भी हिला रहे हैं। और हम कहाँ आ गए हैं? किम योंगहुन और चीफ ओ हियन सक पीले पड़े जियोन म्योंगहुन को संभालते हुए परेशान दिख रहे थे। मैंने थोड़ा ओरिएंटल मेडिसिन पढ़ा है, मैं उसकी पल्स चेक करता हूँ। सच में? फिर तो हम आप पर भरोसा करते हैं। पल्स चेक करने का नाटक करते हुए मैंने चुपचाप जियोन म्योंगहुन का एक्यूपॉइंट दबाया और उसे जगा दिया। ये जगह? उसके पूरी तरह होश में आने से पहले ही मैंने फिर से स्लीप एक्यूपॉइंट दबाया। वो वापस बेहोश। लगता है वो बस सो रहा था, अभी उठ भी गया था थोड़ी देर के लिए। शायद बस थकान जमा हो गई थी। अच्छा हुआ, रिलीफ मिला। पर क्या हमें उसे जगाना नहीं चाहिए? उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है। किम योंगहुन और ओ हेयनसक की बातों को इग्नोर करते हुए मैंने पास के एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया। मैं उस पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ आसपास कुछ है या नहीं। हाँ? उनके जवाब का वेट किए बिना ही मैं पेड़ की तरफ बढ़ गया और पिछली जिंदगी में रियलाइज की हुई मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। माउंटेन लॉर्ड मार्शल आर्ट एंड ट्रांसेंडिंग पीक स्टेप ट्रू फॉर्म। माउंटेन लॉर्ड सॉरिंग फ्लाइट। वुश! जैसे एक बाघ बड़े पहाड़ को लांघकर कूदता है, मैं पेड़ की शाखाओं पर चढ़ गया और फिर आसानी से नीचे उतर आया। वाह डेप्यूटी मैनेजर, ये तो कमाल है। ये कब सीखा आपने? मैंने कैजुअली बताया कि आसपास कुछ खास नहीं है और सबको केव की तरफ चलने के लिए मना लिया। केव के अंदर विंड ब्रेक बनाने के बाद और आग जलाकर कैंप सेट करने के बाद मैं फिर से 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट की रियलाइजेशन को कंसोलिडेट करने लगा। ओपोनेंट के साथ लगातार कनेक्शन। जब मैं पहली बार 3 फ्लावर्स की रेल्म में गया था तो कनेक्शन सिर्फ सामने वाले दुश्मन के साथ होता था,
पर जैसे जैसे मैं उसमें आदत डालने लगा, मुझे लगा कि मैं सिर्फ दुश्मन से ही नहीं बल्कि पास के एलाइज और स्ट्रक्चर से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर इस एबिलिटी को पूरी तरह मैक्सिमाइज किया जाए तो शायद मैं दुनिया में बहते हुए अनेक इंटेंट्स को पढ़ सकता हूँ, सिर्फ जीवित प्राणियों से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से कनेक्ट होते हुए। शायद वही 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन का रेल्म होगा। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ ही अंदाज़ा लगाता हूँ और फिर मैं हंस पड़ता हूँ। आग के लिए लकड़ियाँ जमा कर रहे ओ ह्यंसक ने मुझे अजब सी नज़र से देखा। तुम क्यों हंस रहे हो? ओह कुछ नहीं, बस कुछ फनी याद आ गया। मुझे हमेशा लगता था कि 3 फ्लावर्स का पीक ही फाइनल डेस्टिनेशन है, पर अब समझ आया 3 फ्लावर्स एंड नहीं है, वो तो बस 5 एनर्जीज की यात्रा की शुरुआत है। शायद 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन भी ऐसा ही होगा। अंत ही एक नए आरंभ की शुरुआत होता है। मैं अभी भी बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन एक दिन मैं ज़रूर वहाँ तक पहुँचूंगा। अंत तक पहुँचने की शुरुआत। इस जिंदगी में मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ है, 5 एनर्जीज। अब कल्टिवेटर बनने के लिए सिर्फ एक कदम बाकी है। जल्द ही रात हो गई। कंपनी के सारे लोग गहरी नींद में थे। जॉन म्योंग हुन, जो पूरा दिन सोता रहा था, फिर से उठने की कोशिश करने लगा। तो मैंने बिना झिझक उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर थपकी मारी और उसे दोबारा बेहोश कर दिया। अपने साथी छोड़कर मैं केव के बाहर निकला। मैंने पीले बांस की जड़ें खोदी और अपनी इंटरनल पावर को सर्कुलेट किया। फिर एक ठीक-ठाक शाख चुनी और उसे तराश कर लकड़ी की तलवार बना ली। वूम वूम। जैसे ही मैंने उसमें एनर्जी और इंटेंट भरी, लकड़ी की तलवार पर सफ़ेद स्वॉर्ड गैंग उभर आया। ये वो मजबूत शरीर तो नहीं था जो मैंने पिछली जिंदगी में पूरी उम्र ट्रेन किया था, लेकिन अब तलवार पकड़ते वक्त मेरी पकड़ दर्द से कांपती नहीं थी। अच्छा है, एक नई जिंदगी। मौत के तुरंत बाद जो जिंदगी मिलती है उसकी कीमत और भी ज्यादा महसूस होती है। मैंने पल भर के लिए आंखें बंद की और अपने शरीर का ध्यान किया। स्वॉर्ड गैंग को देखने के बाद मैंने हवा के साथ आने वाली खुशबू को महसूस किया। वहाँ है तड़त। माउंटेन लॉर्ड्स सोरिंग फ्लाइट का इस्तेमाल करते हुए मैं पेड़ पर चढ़ा और खुशबू की दिशा में दौड़ पड़ा, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता हुआ। शुश। हर कदम के साथ लगता था जैसे पेड़ पल भर में पीछे छूट रहे हों। ये खुशबू, मैं इसे कभी भूल नहीं सकता। दूर एक विशाल जंगल गांव के इलाके में, वहां एक लोमड़ी थी। ज़। जैसे ही मैंने उसके इलाके को देखा, मेरे पूरे शरीर में तनाव दौड़ गया। फॉक्स का डोमेन उसके केंद्र से लगभग 30 झांग यानी 100 मीटर तक फैला हुआ था। कोर फॉर्मेशन। अब मैं डोमेन के साइज से ही सामने वाले का लेवल अंदाज़ा लगा सकता था। पिछली जिंदगी में मैंने जिन क्लैन के एक कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर को देखा था, उसका डोमेन भी लगभग इतना ही था। वूम वूम। पीक मास्टर की दृष्टि बनाए रखते हुए मैंने फॉक्स के इलाके को देखा, जो बैंगनी रंग में चमक रहा था। तब जैसे ही फॉक्स ने कुछ अजीब महसूस किया, उसने आंखें खोल दीं। शुक। मैंने तुरंत अपनी इंटेंट को रिफाइन किया और फॉक्स की परसेप्शन को काट दिया, अपनी मौजूदगी मिटा दी। फॉक्स ने थोड़ी देर इधर-उधर देखा, फिर कुछ भी गलत ना पाकर फिर से आंखें बंद करके सो गया। अच्छा हुआ मैं उसके डोमेन के बाहर था। अगर मैं डोमेन के अंदर होता तो ये बिल्कुल नामुमकिन होता। ची रिफाइनिंग लेवल के लोगों की कॉन्शियसनेस के मुकाबले कोर फॉर्मेशन बीइंग्स की कॉन्शियसनेस कहीं ज़्यादा घनी और समृद्ध होती है। शक था कि मैं उसमें कोई खाली जगह ढूंढ भी पाता या नहीं, जहां से चुपके से काट सकूं। यानी जैसे सोचा था, इस लेवल पर मैं फॉक्स का सामना नहीं कर सकता। लेवल का अंतर बेहद ज़्यादा था। फॉक्स को मारना तो छोड़ो, भागने के लिए भी मुझे 5 एनर्जीज तक पहुंचना होगा। उससे पहले उन घनी कॉन्शियसनेस लेयर्स को छेदने की कोशिश भी सिर्फ घमंड होती। पहले मुझे 3 फ्लावर्स की स्टेट का और अभ्यास करना होगा। जब मैंने सामने फैली हुई उस विशाल बैंगनी जगह पर ध्यान लगाया, वो बैंगनी धीरे धीरे लाल होने लगी, मेरी कॉन्शियसनेस और फॉक्स की कॉन्शियसनेस को अलग दिखाते हुए। 3 फ्लावर्स की अवस्था में इंटेंट आमतौर पर सिर्फ बैंगनी दिखाई देती है।
लेकिन इस तरह मैं लाल और नीले में बांटकर दूसरों की कॉन्शियसनेस को भी पहचान सकता था। कुछ देर तक बैंगनी, नीली और लाल इंटेंट्स को जोड़ता तोड़ता रहा, फिर धीरे से जमीन पर उतर आया और फॉक्स की दिशा में एक कदम बढ़ाया। शुक। हर कदम के साथ मैं फॉक्स की कॉन्शियसनेस को दोबारा काट रहा था। एक और कदम, फिर एक और। धीरे धीरे फॉक्स के डोमेन के करीब पहुंचते हुए मैं अपनी इंटेंट को लगातार तेज करता रहा। मैं डोमेन के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन जितना करीब जा सकता हूं उतना तो जा सकता हूं। फॉक्स के कितना करीब पहुंच सकता हूं? कॉन्शियसनेस स्पेस पर जैसे किसी बाउंड्री के आधार पर राज करती हो, लेकिन हकीकत में वो बाउंड्री बिल्कुल साफ नहीं होती। पीक मास्टर की दृष्टि से देखने पर बाउंड्री दिखती है, पर हकीकत में उसके बाहर भी हल्के से कॉन्शियसनेस की धार बह रही होती है। मैं उसी हल्की कॉन्शियसनेस को काट काट कर फॉक्स के करीब जा रहा था। मैं कितना कर सकता हूँ? मैं कितनी दूर तक पहुँच सकता हूँ? मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ? ये एक मौका था खुद को परखने का और साथ ही रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स को समझने और ट्रेन करने का। बूम बूम, मेरी लकड़ी की तलवार हवा को काटती हुई फॉक्स की उस हल्की कॉन्शियसनेस को मुश्किल से चीरती जा रही थी। हर कदम के साथ मेरे पूरे शरीर से पसीना टपक रहा था। बेशुमार कॉन्शियसनेस को काटते वक्त मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नहीं, मैं और कर सकता हूँ। मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ। मैंने एक और कदम बढ़ाया। फॉक्स के डोमेन तक अब सिर्फ 30 कदम बचे थे। जैसे ही मैंने एक और कदम रखा और कॉन्शियसनेस को काटा, वूंग! फॉक्स की कॉन्शियसनेस अचानक तेज हो गई। उसे महसूस हो गया था कि कुछ गलत है। मैंने तुरंत कॉन्शियसनेस को काटा और फॉक्स के ब्लाइंड स्पॉट में घुस गया। बहुत दूर है। अगर मैं अपनी पिछली जिंदगी का किम यंग हुन होता तो इतनी दूरी तो आसानी से पार कर लेता और फॉक्स के डोमेन के अंदर पहुंच जाता। लेकिन ये मेरी हद थी। फॉक्स की कॉन्शियसनेस डोमेन के सही इनर एरिया तक अभी भी 29 कदम बचे थे। नहीं, ये मेरी हद नहीं है। मैंने दांत भींच लिए। मैं और आगे जा सकता हूँ। सारी एकाग्रता के साथ मुझे और भी ज्यादा कॉन्शियसनेस दिखने लगी। पसीने से भीगा हुआ मैंने फिर से तलवार घुमाई। वुश! तलवार की इंटेंट ने कॉन्शियसनेस को फिर से काट दिया। क्या ये मेरी असली सीमा है? अगर ऐसा है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मेरी पहले की हद इससे काफी कम थी। पहले फॉक्स के करीब जाने की बात तो छोड़ो, मैं हमेशा केव में बैठा फट जाने का इंतजार करता था। इस जगह तक पहुंचने के लिए मैंने बार बार अपनी सीमा तोड़ी है। इस बार भी मैं अपनी सीमा तोड़ूंगा। दिमाग को निचोड़ दो जब तक दिमाग आग ना पकड़ ले। अब पीक स्टेट की आदत हो चुकी है, इसलिए सब कुछ आसान लगता है। लेकिन जब पहली बार पीक स्टेट छुआ था तब मुझे लगातार दिमाग के जलने का दर्द झेलना पड़ा था। ऐसा लगता था जैसे दिमाग सच में जल रहा हो। और भी ज्यादा कॉन्शियसनेस की जानकारी सामने आने लगी। मैंने एक और कदम बढ़ाया। फॉक्स के डोमेन के इनर एरिया तक का फासला धीरे धीरे घट रहा था। 27 कदम, 25 कदम, 22 कदम, 20 कदम, 15 कदम और फिर 10 कदम। शायद दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया था, इसलिए मेरा दिमाग चीख रहा था। लिमिट से ज्यादा तनाव ने मेरी मांसपेशियों और शरीर को पूरी तरह जकड़ लिया था। एक और कदम और मैं पकड़ा जाऊंगा। अगला कदम वो जगह थी जहां फॉक्स की कॉन्शियसनेस का रंग हल्का सा लीक होने लगता। अगर मैं एक कदम और आगे बढ़ता तो फॉक्स मुझे पकड़ सकता था। तो फिर क्या? पूरा शरीर पसीने से भीगा था, लेकिन मैं मुस्कुराया। अगर एक कदम और बढ़ सकता हूं तो मरना भी मंजूर है। मेरा शरीर पागलपन से चीख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग से धुआं निकल पड़ेगा। जीना है तो और निचोड़। मैं एक बेवकूफ़ हूं, इसलिए जब मौका आता है, अगर मैं अपनी सारी ताकत ना निचोड़ूं तो आगे नहीं बढ़ सकता। मैं बिना मरे आगे नहीं बढ़ सकता। खून मेरे दिमाग की तरफ दौड़ पड़ा और उसी पल मैं आधा कदम और आगे बढ़ गया। आधा कदम। असल में मैं पूरा एक कदम लेना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर स्वतः ही मुझे और आगे जाने से रोक रहा था। लेकिन
मैं सीमा पार कर चुका हूँ। मैं पकड़ा नहीं गया। फॉक्स अभी भी सो रहा था और मेरा शरीर मेरी सोची हुई हद से काफी आगे निकल चुका था। मैंने हल्की सी हंसी हंसी और शांति से अपनी प्रेजेंस मिटाते हुए कॉन्शियसनेस को काटते हुए पीछे हट गया। इस जिंदगी के लिए ये काफी है। अगली जिंदगी में शायद मैं थोड़ा और गहरा जा सकता हूँ। फॉक्स की कॉन्शियसनेस के प्रभाव से पूरी तरह निकलकर मैं केव की तरफ भागते हुए सोच रहा था, अगली बार और ज्यादा, मैं और गहरा जाऊंगा। टिप। केव पहुंचते ही मेरी नाक से खून बहने लगा। लगता था ये दिमाग पर ज्यादा बोझ पड़ने की वजह से था, लेकिन थकान से गिर जाने जैसी हालत के बावजूद मैं दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। इस जिंदगी का पहला दिन, और मैं एक और सीमा पार कर चुका हूँ। मैं लगातार अपनी सीमा तोड़ता रहूंगा और जरूर अगला रियाल हासिल करूंगा। 5वीं रिग्रेशन, 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन अब नजर आने लगा था।